नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लगातार इन क्लासेस का आनंद लेते जा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्ट एंड कल्चर हमारी चल रही है और आर्ट एंड कल्चर में हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आज एक हम नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है लोकगीत। देखिएगा, राजस्थान के लोकगीतों की मैं चर्चा करने वाला हूं। हम लोकगीतों की जब भी चर्चा करते हैं, हर टॉपिक पढ़ने से पहले हमें यह विचार करना है कि आखिर इस टॉपिक में से किस टाइप के आजकल के प्रश्न बन रहे हैं, कैसा पैटर्न आजकल एग्जामिनर को पसंद आ रहा है जो इनमें से पूछा जा रहा है। यही बातों पर आपको सबसे पहले तो फोकस करना पड़ेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकगीतों की जब भी चर्चा देखेंगे आप, आजकल के लेटेस्ट साल 2 साल भर के जो भी प्रश्न आप देखेंगे एग्जाम के, आपके एग्जाम के देख लीजिए, अलग जो आपका बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है उन सारे एग्जाम का पैटर्न लेकर के देखेंगे तो लोकगीतों में 2-3 तरह के आजकल के प्रश्नों का ट्रेंड रहा है। कैसे प्रश्न? ऐसे प्रश्न कि राजस्थान के कोई लोकगीत का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये लोकगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, क्षेत्र दे दिया जाएगा आपसे। दूसरा टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लोकगीत कोई सा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि राजस्थान की किस जनजाति से ये लोक नृत्य है या लोकगीत है, सॉरी, ये संबंधित है। तो लोकगीत है वो किस जनजाति में प्रचलित है, दूसरे टाइप का प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा। तीसरे टाइप का प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जो लोकगीत हैं ये विभिन्न अवसरों पर गाए जा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है, अब राजस्थान है, राजस्थान में तो आप सभी को पता है एक माँ है, एक माँ गर्भवती होती है तो भी कुछ गीत गाए जाते हैं, बच्चे का जन्म होता है तो भी गीत गाए जा रहे हैं, बच्चा जब बड़ा हुआ है, जब शादी होने जाली है बच्चा या बच्ची की तो भी गीत गाए जाएंगे, उसके भी हम क्या है गीतों की चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद विवाह हो गया है, विवाह के बाद मृत्यु भी हो गई है तो मृत्यु के अवसर भी राजस्थान में कुछ कुछ जगह पर गीत गाए जाएंगे जिन्हें मरसिया के नाम से जाना जाएगा, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक इसमें से प्रश्न बन रहे हैं आजकल। तीसरी टाइप के प्रश्न मैंने आपको बता दिया। चौथे टाइप का जो प्रश्न बनने वाला है, जो आजकल बन रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि प्रत्येक जो प्रश्न है, प्रश्न में आपको लोकगीत की विशेषताओं से प्रश्न आने वाला है। बता दिया जाएगा कि ये लोकगीत है, इस क्षेत्र में प्रचलित है, इस लोकगीत में ऐसे ऐसे होता है, मतलब युगल गीत है या नहीं है, किस जनजाति से संबंधित है, इसकी क्या विशेषता है, यूनिक चीजें आजकल पूछी जा रही हैं, इसलिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यदि एग्जाम में आपको पास करना है तो आपको कुछ थोड़ा सा हटके पढ़ना ही पड़ेगा स्टूडेंट। इसलिए बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दीजिए, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि क्या करें क्या नहीं करें, मैं हूं। ये सारा कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपका काम इतना सा बनता है कि रेगुलर आपको क्लासेस लेनी है, लगातार कंटिन्यू आपको रोज क्लास लेने वाली है। बस याद रखना, दोस्तों को जरूर बताना है, मित्रों को बताना है कि एक बार तुलना करके देखें। आप जो कोचिंग संस्थानों में भागते डोल रहे हो, बिल्कुल आपको यहाँ ईमानदारी से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्लासेस को शुरू करते हैं। राजस्थान में लोकगीतों की मैं चर्चा कर रहा हूं। फोक सॉन्ग्स, लोकगीत क्या है? लोकगीत, मुझे एक बात बताइए, लोकगीत क्या है और लोकगीत से हम क्या, ये आखिर आर्ट एंड कल्चर में लोकगीत डाले क्यों हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर लोकगीत है, ये लोकगीत हमारे सिलेबस में क्यों डाले हैं? तो लोकगीतों के बारे में यदि मैं चर्चाएं करने वाला हूं विद्यार्थी, तो लोकगीतों के बारे में आपको 2-3 बातें हैं वो विशेषकर याद रखनी है। एक तो होते हैं गीत और एक होते हैं लोकगीत। एक तो क्या होते हैं गीत और दूसरे होते हैं लोकगीत। लोकगीत का मतलब, आजकल आप तो सुन रहे होंगे सॉन्ग चल रहे हैं, विभिन्न तरह के आप बॉलीवुड के सॉन्ग चल रहे हैं, उनको तो हम पढ़ ही नहीं रहे। आखिर हमें लोकगीत पढ़ने की जरूरत कहां पड़ी है? देखिए, आप किसी विशेष क्षेत्र के जब भी गीत पढ़ेंगे, लोकगीत पढ़ेंगे, तो इन गीतों के माध्यम से वहां की संस्कृति का हमें पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? हमें पता लगेगा कि उन गीतों के माध्यम से लोग संदेश भिजवाएंगे कि आखिर हमें इन चीजों की जरूरत है। वहां के एटमॉस्फेयर का हमें पता लगेगा, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या रहेंगी, वहां के लोगों की आवश्यकताएं क्या रहेंगी, वहां के लोग किन किन बातों को जान रहे हैं, किन चीजों से अभी ज्ञात हैं, वो कल्चर को वहां का बताएगा। इसलिए लोकगीतों को हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लोकगीतों की जब मैं चर्चा करूंगा तो लोकगीत क्या है? हमारे मानव के मन और मस्तिष्क में कोई भी विचार आ गया और विचार को हमने उस गीत के माध्यम से यदि आपके सामने प्रकट कर दिया है तो उसे हम लोकगीत का दर्जा दे देंगे। वो हमारा एक लोकगीत हो गया है। इसका मतलब हमारे मन में कोई विचार आया है और विचारों को हमने गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है, उसे हम लोकगीत कह देंगे। ठीक, इतना नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी आप बताइए लोकगीत है क्या चीज?
उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोकगीत तो एक आर्ट है, एक कला है, और ऐसी कला जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, इसमें सुखद संदेश लाते हैं। ये तो होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी से पूछा गया, गांधी जी आप बताइए, आपकी नजर में इन लोकगीतों की क्या भूमिकाएं हैं? आखिर लोकगीत हैं, इन लोकगीतों का क्या महत्व होता है? और गांधी जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये लोकगीत है, ये यहाँ की जो जनता है, इस जनता की लैंग्वेज है, जनता की भाषा होती है। और इतना ही नहीं, ये हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए पहरेदार के रूप में यदि काम करने वाले हैं तो कौन होते हैं? सबसे पहले लोकगीत होते हैं विद्यार्थी। इतना नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो यह कह दिया कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों की आत्मा यदि कहीं निवास कर रही है तो इन गीतों में ही निवास कर रही है। आपको याद रखना है, जन समुदाय की आत्मा, भारतीय जन समुदाय की आत्मा इन लोक गीतों में विराजमान है। ऐसा कहने वाले यदि कोई व्यक्तित्व है तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ परिभाषा है, एग्जामिनर पूछ सकता है, नहीं पूछे तो भी हमें पता होना चाहिए लोकगीत के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या विचार है, महात्मा गांधी का क्या विचार है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार है। ठीक। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, राजस्थान है और इस राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? आपसे कोई कल को यह पूछ ले कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तब आपको सटीकता के साथ आंसर देना है कि केसरिया वालम आवो नी पधारो मारे देश। जब भी आप राजस्थान पधारे होंगे, या तो आप राजस्थान के होंगे या राजस्थान के बाहर से भी आप हैं, तो आप जब पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे, या फिर आप जयपुर जैसे शहर में, जोधपुर जैसे शहर में, जैसलमेर जैसे शहर में, उदयपुर जैसे शहर में आप जाएंगे, तब भी आप ये गानों को आराम से सुन रहे होंगे कि केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश। अलग अलग सॉन्ग गाया जा रहा है। ये राजस्थान का राज्य गीत है। वैसे इस गीत की चर्चाएं डिटेल से करूंगा कि ये गीत है, दुख है इसमें कि केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश। इसमें एक लेडीज है, वो कह रही है कि आप प्रदेश में हो और आपके बीवी बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, जरा थोड़ा सा तो शर्म करो रे, एक बार आइए, एक बार मिलिए तो शर्म। अरे मेरे बालम, अरे केसरिया बालम, कभी अपने देश तो पधारो, अपने कभी घर तो पधारिए। आवो नी पधारो हमारे देश। कुछ विद्यार्थी पूछ लेते हैं देश गुरुजी, देश से क्या तात्पर्य है? अरे याद रखना, जब भी प्राचीन समय में, आप सभी को पता है, राजस्थान और राजस्थान में पानी की तो वैसे ही कमी थी, अकाल पड़ता था। अकाल पड़ने की स्थिति में यहाँ के लोग कहां जाते थे? मालवा, एमपी वाले हिस्से में। तो उस एमपी वाले हिस्से में बोल देते हैं कि मालवा देश गए हैं। अरे वो कोई देश नहीं था, वो कोई भारत से बाहर नहीं है, भारत से बाहर नहीं है तो भारत के अंदर ही, लेकिन राजस्थान से थोड़ा आउट में चला गया तो उसे देश बोल दिया गया था। इसलिए ये केसरिया वालम आबो नी पधारो हमारे देश, कि आप अपने घर लौटिए। एक दुख है, इसकी चर्चा पूरी डिटेल से करने वाला हूं। अभी तो आपको याद रखना है, मान शैली में गाया जाता है, किसने गाया है, सरकार ने कब इसे जारी किया, कब इस पर डाक टिकट, मतलब सारी चर्चाएं करूंगा, किस किस गीत पर डाक टिकट जारी हुआ है, कब हुआ है, डिटेल से सबकी चर्चाएं करेंगे। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आप तो अभी पढ़ते जाइए, बस आपका काम केवल और केवल पढ़ाई का होना चाहिए। लोकगीतों की मैं चर्चाएं कर रहा हूं, जरा देखिएगा लोकगीत क्या है। लोकगीत अब समझिएगा, लोकगीत की मैं चर्चा कर ही देता हूं। आखिर आज का नया टॉपिक लोकगीत। लोकगीत मैंने आपको बताया है, मानव मन में यदि मन में कोई भी विचार आ गया है और उसको हमने गीत के माध्यम से आपके सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया, उसे हमने लोकगीत कह दिया है। कोई बात नहीं, हमने लोकगीत कह दिया है, लेकिन यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कह रहे हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। ये तो एक आर्ट है जो हमारी संस्कृति है, हमारे समाज है, इसमें क्या लाती है? खुशी लाती है, खुशी का एक संदेश देती है। कोई बात नहीं, गांधी जी से पूछा गया, गांधी जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के एक तो पहरेदार हैं और ये जनता की क्या है? भाषा है। ठीक है भाई गांधी जी, जनता की भाषा हो गई, पहरेदार हो गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग क्या है? लोकगीत भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। ऐसे कहने वाले यदि कोई व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कोई बात नहीं, राजस्थान राज्य है और केसरिया बालम आबू नी पधारो मेरे देश, ये क्या है? राजस्थान राज्य का एक राज्य गीत है, विरह गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। क्या है गायन शैलियां, सबकी विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल आपको अभी तो क्या है, समझते जाना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में जो ये गीत गाया जा रहा है, राज्य गीत केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, इसको सबसे पहले आपको याद रखना है, कोई गाने वाली यदि कोई है तो मांगी बाई जी है। कहां से संबंध है मांगी बाई का?
जब आपको राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति पढ़ाऊंगा तब भी चर्चा करूंगा। मांगी बाई उदयपुर से संबंधित है। मांड गायन शैली की हमारे और कौन कौन सी गायिका हैं उनकी भी चर्चाएं करूंगा। लेकिन अभी तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले यदि ये केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश, ये गाने वाली यदि कोई महिला है उसका नाम है मांगी बाई। कहां से? उदयपुर से है। कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार तो मांगी बाई ने गाया है केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश, ये राज्य गीत है हमारा। सबसे पहली बार तो मांगी बाई ने गा लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा किसने गाया है? सबसे ज्यादा बार, सर्वाधिक बार यदि हमारा राज्य गीत गाने वाली यदि कोई है तो वो अल्लाह जिल्लाबाई है। कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई। कौन है अल्लाह जिल्लाबाई? ये भी मांड गायिका है। और मांड गायिका है, बीकानेर के शासक हैं गंगा सिंह। बीकानेर के शासक गंगा सिंह के क्या है? दरबार में रह रही हैं उस्ताद हुसैन चांद खा बख्श लंगड़े वाला, इनके गुरु हैं। उनसे गुरु से ये सीखती हैं गाना, और गाने के बाद मांड गायन में परफेक्ट हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा हमारे राज्य गीत को गाने वाली यदि कोई है तो अल्लाह जिल्लाबाई है। अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर के शासक गंगा सिंह हैं, और उन गंगा सिंह की दरबार की एक मांड गायिका है। इतना ही नहीं, अल्लाह जिल्लाबाई की चर्चाएं विशिष्ट जब मैं व्यक्तित्व पढ़ूंगा, महिला व्यक्तित्व में और विशिष्ट चर्चा करूंगा। मरुभूमि की कोकिला है, अल्लाह जिल्लाबाई को ही कहा जाएगा। और भी कोकिलाएं आएंगी। स्वर कोकिला कौन है? राजस्थान की लता मंगेशकर कौन है? मरुभूमि की कोकिला कौन है? इनकी भी विस्तार पूर्वक चर्चाएं कर देंगे। आपको कोई तरह की कोई टेंशन, चिंता, फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिएगा, मैं चलता हूं राजस्थान के इस राज्य गीत को सर्वप्रथम यदि पूछा जाए तो किसने गाया है? मांड गायिका है मांगी बाई। और आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बार यदि किसने गाया है, तो हमारे राज्य गीत को सर्वाधिक बार यदि गाने वाली कोई महिला है जिनका नाम है अल्लाह जिल्लाबाई। आपको याद रखना है, अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर के शासक गंगा सिंह के हर बार नहीं है, हर बार नहीं है, क्या है भैया? दरबार है। किसमें रहती है? दरबार। इसको दरबार कर लेना। दरबार में मांड गायिका थी। इनके गुरु उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़े वाला थे। सन 2003 में इनके नाम पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ध्यान रखना है आपको। डाक टिकटों की वैसे मैं एक क्लास अलग से डाल दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी याद रखना, 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया है। किस पर जारी कर दिया है मुझे बताइए? ठीक है, डाक टिकट जारी करने के बाद अल्लाह जिल्लाबाई को मरुभूमि की कोकिला का नाम भी दिया गया है। यह बात भी आपको याद रखनी है। राजस्थान का राज्य गीत आपसे कोई पूछ ले, उसके बारे में कुछ फैक्ट आपसे पूछ ले, तब भी आपको याद रखना है। अब आपसे कोकिलाओं के बारे में बोला था, मैंने नोट करके ये भी डाल दिया है। कोकिला, राजस्थान की कोकिला यदि आपसे पूछ ले तो पाली की है गौरी देवी। पाली की गौरी देवी जिन्हें राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू को भारत के संदर्भ में कहा जाता है भारत की कोकिला है। और ध्यान रखना, भारत की स्वर कोकिला सब जानते हैं लता मंगेशकर जी हैं, तो भारत की स्वर कोकिला पूछ ले तब तो आएगा आंसर लता मंगेशकर। और भारत की केवल कोकिला पूछी जाए तब आंसर होगा हमारा सरोजनी नायडू। आपसे पूछ ले राजस्थान की कोकिला कौन है? गबरी देवी है, सॉरी, पाली से। और आपसे पूछ ले कोई कि मरुभूमि की कोकिला कौन है, तो मरुभूमि की कोकिला है हमारी अल्लाह जिल्लाबाई। मरुभूमि की कोकिला है अल्लाह जिल्लाबाई। तो मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिल्लाबाई हो गई भैया। और आपसे पूछ ले राजस्थान की कोकिला हो गई हमारी गबरी देवी, हो गई पाली की। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले 2-3 बातों की और चर्चा कर ले। राजस्थान में मांड गायिका है। कौन कौन सी मांड गायिकाएं देखिएगा? मांगी बाई है उदयपुर से, गबरी बाई है पाली से, जमीला बानो जोधपुर से, अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर से हैं, और बन्नो बेगम और बतुल बेगम टोटल 6 हैं। कौन कौन सी हैं? 6। एक मांगी बाई, दूसरी गबरी बाई, तीसरी जमीला बानो जयपुर से, सॉरी जोधपुर से, तीसरी अल्लाह जिल्लाबाई है बीकानेर से, पांचवी बन्नो बेगम है, और छठवीं बतुल बेगम है। बन्नो और बतुल दोनों जयपुर से हैं। अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर से है, गबरी बाई पाली से है, मांगी बाई उदयपुर से है, और जमीला बानो जोधपुर से है। इतनी बातें यदि आपने याद रख ली है तो अभी हम भूमिकाएं बना रहे हैं, लोकगीत हमारे शुरू होने वाले हैं। अब हम लोकगीतों को एक एक प्रदेश वाइज पढ़ेंगे। शेखावाटी में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं विद्यार्थी? आपसे पूछ लिया जाएगा मेवात में कौन से गीत चलते हैं, आपसे पूछ ले मेवाड़ के गीत, आपसे पूछ ले मारवाड़ के लोकगीत। तो इन गीतों की हम आराम से चर्चाएं करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, एक मैसेज जो आजकल सोशल मीडिया पर घूमता है, विचार करना अच्छी बात है, लेकिन आपने किया नहीं किया कोई बात नहीं, मैसेज आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन बहुत अच्छा विचार है। आप देखेंगे कि 1990 के दशक के आसपास
यदि मूवियों में कोई गाने बने हैं तो उन गाने में बने हैं, उन मूवियों का नाम ही आप देख लीजिए, रोटी, जंग, मकान, ऐसे मूवियों के नाम रखे गए। लेकिन आज देखिए आप 2025-26 के आसपास आजकल की मूवियां आज के दौर में कैसी बन रही हैं? पुष्पा 2, जिगरा। हम्म? आखिर ऐसा क्यों? नाम इनका ऐसा क्यों रखा गया है? उस जमाने में नीड थी, रोटियों की जरूरत थी, मकान की जरूरत थी, लोगों के पास संसाधन कम थे, जीवन निर्वाह करने के लिए जो जरूरत की सामान थे, जरूरत की चीजें थी, उनके ऊपर उनका ध्यान था, तो उसी आकार की मूवियां बनी है। लेकिन आज देखिए, आज हम मकान से ऊपर उठ गए हैं, आज कपड़ा से ऊपर उठ गए हैं। आजकल हम इन चीजों से, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों से ऊपर उठ गए हैं। आजकल हम एंड्रॉइड मोबाइल रखते हैं, 15-20 हजार तो हमारे हमेशा पास होते हैं, और उनमें भी हम टीवियों की जरूरत नहीं है हमें। बताइए, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। आजकल आप मुझे पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन देख पा रहे हैं, बताइए, सामने डिजिटल स्क्रीन आपके सामने है। इसका मतलब समय की मांग होती है, और उस समय की मांग को दिखाते हैं हमारे लोकगीत। आज कोई गीत बनेगा तो बताइए मुझे, कैसा गीत बनेगा? मेरा पहले क्या, आप देखिए, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इसका मतलब बात झुमके तक तो पहुंच गई है। थोड़े से संपन्न तो हुए हैं, कहां तो रोटियों पर थे, अब झुमके पर आ गए हो। और आजकल कुंदे मत खड़काओ राजा, है? मतलब समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मतलब लोकगीत है, और ये लोकगीत राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में बताएंगे ये क्षेत्र की क्या स्थिति है, राजस्थान के शेखावटी की क्या स्थिति चल रही है, मेवाड़ की क्या स्थिति चल रही है, मारवाड़ की क्या स्थिति है, सारी स्थितियों को आपको बताएंगे। अब देखते हैं शेखावाटी के कौन कौन से गीत हुए हैं, इन गीतों को भी याद करवा दूंगा। अभी तो केवल और केवल आपको समझना है कौन कौन से लोकगीत हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी है, सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी है। अभी शेखावाटी प्रदेश के लोकगीत पढ़ रहे हैं, जिनमें पहला लोकगीत है पाला। क्या है पाला? ये वो पाला नहीं है कि अभी तुम्हारा मेरे से पाला नहीं पड़ा है रे, वो पाला नहीं भैया। ये पाला, पाला बोला जाता है शेखावटी क्षेत्र में। जब आप जाओगे तो झाड़ी, और झाड़ी में एक कांटेदार झाड़ी है, उसके जो कांटे जो होता है उसके जस्ट पास में पत्ते लगे होते हैं, उन पत्तों को बोला जाता है पाला। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाला है शेखावटी प्रदेश में, एक झाड़ी के पत्ते को कहा जाता है। लेकिन इस गीत में गाया क्या जाता है नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना है, पाला शेखावटी का प्रमुख एक लोकगीत है। पाला झाड़ी का एक पत्ता होता है, और इसमें पति पत्नी के प्रेम को दिखाया जाता है। पति पत्नी के प्रेम को दिखाया जाता है। महिला है और गीत के माध्यम से कह रही है कि मैं जब भी काम करने गई हूं, एक झाड़ी है, और उस झाड़ी का पत्ते के पास में जो कांटा लगा हुआ है, वो कांटा मेरे चुभ गया है। आपका ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो इधर है। अब आप आइए, एक बार मुझे संभालिए। ये गीत के माध्यम से महिला संदेश दे रही है, बताइएगा आप मुझे। तो ये गीत गाया जा रहा है किस प्रदेश में? शेखावटी प्रदेश में। बस दो बातें आपको सिर्फ यहां पर याद रखनी है। एक तो पाला, पाला कहां का गीत है? शेखावटी का है, आपको याद रखना है। और कैसा है? दाम्पत्य प्रेम को दिखा रहा है। एक दंपत्ति का मतलब होता है पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है, उस प्रेम को दिखाने वाला कोई यदि गीत है तो कौन सा है? पाला। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाला हमने देख लिया है। नेक्स्ट गीत है, दूसरे गीत की हम शेखावटी की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? भरभूटिया। क्या नाम है? भरभूटिया। अब भरभूटिया क्या है? शेखावटी में जब भी आप जाओगे तो शेखावटी में एक घास है, और उस घास का नाम क्या है? भरभूटिया। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शेखावटी में ये भी भरभूटिया है। इस भरभूटिया पर क्या बना हुआ है? सिर्फ भरभूटिया पर भी एक गीत बना हुआ है। शेखावटी में जब आप जाओगे तब इसमें गीत में दिखाया जाता है कि कहां हो रे, आजकल कहां रह रहे हो, तुम्हें हमने परदेश में भेजा है कमाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम कमाने तो गए हो, लेकिन कभी कभी इधर भी ऑर्डर कर दिया करो रे, कभी जोमेटो वगैरह चला लिया करो, कभी इधर स्विगी से हमें कुछ खाने के लिए भी भिजवा दिया करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी भिजवा दिया करो, कपड़े भिजवाए काफी दिन हो गए हो। एक महिला है, और वो अपने पति के प्रति कुछ सामान, कुछ वस्तुएं पाने के लिए एक गीत गा रही है, जिसका नाम है भरभूटिया। तो बातें यहीं पे याद रखनी है। भरभूटिया एक लोकगीत है, शेखावटी प्रदेश में गाया जाता है, और शेखावटी प्रदेश में गाने के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये एक दाम्पत्य गीत है, जो पति पत्नी के प्रेम को दिखाने वाला गीत है। ये बात भी आपको याद रखनी है।
भरभूटा शेखावटी का है और दाम्पत्य प्रेम को दिखा रहा है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो दोनों गीत आपके क्लियर हैं, पाला और भरभूटा। कौन सा? पाला और भरभूटा। एक तीसरा गीत और आएगा जिसका नाम है पीपली गीत। कौन सा आएगा? पीपली। पीपली भी शेखावटी का एक गीत है, लेकिन पीपली कब गाया जाता है मुझे बताइए। पीपली गीत गाया जा रहा है, बरसात का समय है और बरसात के समय में एक शेखावटी की एक महिला है। उस महिला का जो पति है वो परदेश में कमाने के लिए गया है और पिछले 7-8 महीने से लौटा नहीं है घर। वो देख रही है कि सामने पीपल का पेड़ है, बारिश का मौसम है और उस पर मोर बैठे हुए हैं और मोर जोर जोर से आवाजें निकाल रहे हैं। इधर पत्नी को अपने पति की याद आती है और वो गृहिणी है जो अपने प्रियतम, जिसे उसने नाम दिया है राज का, कि राज मेरे प्रियतम तुम कहां हो। और इस बरसात के मौसम में जैसे मोर हैं, इस मोर बरसात के लिए आकर्षित हो रहे हैं, ये जोर जोर से आवाजें निकाल रहे हैं। अब समय आ चुका है कि आपको अपने घर लौटना होगा, आपको अपने घर लौटना होगा, आप आइए और मुझे तुम्हारी बेहद याद आ रही है। ये पीपली गीत के माध्यम से एक महिला है, वो अपने पति को संदेश दे रही है। किस क्षेत्र में गाया जा रहा है? शेखावटी प्रदेश में गाया जा रहा है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इतनी बात आपने याद रखी तो बस आपका काम हो जाएगा। तीसरे नंबर का गीत है पीपली गीत। शेखावटी प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। लोकगीत एक तो वर्षा ऋतु में गाया जाएगा, ये याद रख लेना। और इस गीत के माध्यम से गृहिणी द्वारा राज या प्रियतम को बुलावा देने के लिए गाया जाता है। ये कि यही लाइन आपकी एग्जैक्ट पूछ ली गई थी, याद रखना। कहां पूछ ली गई थी? कई कई एग्जाम में पूछ ली है। राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा हुई है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें पूछ ली है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है। ध्यान रखना, तो राजस्थान की आरएएस प्री जैसी परीक्षाओं में यह लाइन एग्जैक्ट दी गई कि निम्न में से किस गीत में एक गृहिणी द्वारा अपने राज या प्रियतम को बुलावा देने के लिए गीत गाया जाता है। ऑप्शन में था पीपली गीत। तो सटीक आंसर क्या था? पीपली गीत। बस 3 गीत पढ़ाए हैं मैंने अभी तो आपको शेखावटी प्रदेश के, एक पाला, दूसरा भरभूटा और तीसरा पीपली। तीनों गीतों की मैंने चर्चा करी है। उम्मीद है 3 गीत आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन चौथे गीत की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। चौथा गीत है लीलघर। क्या है? लीलघर। यह भी लीलघर क्या है? शेखावटी प्रदेश का एक लोकगीत है। अब जब भी आप इस लीलघर सॉन्ग को सुनेंगे शेखावटी प्रदेश में, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लीलघर होता क्या है। लीलघर होता है कि ओढ़नी जो होती है, उस ओढ़नी को रंगने वाला जो व्यक्ति है उसे हम लीलघर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलघर। अब इस गीत को आप सुन के जब आप देखोगे तो इस गीत के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि लीलघर मेरी चुनरी को हरे रंग से रंगना, लीलघर ताकि मेरे ससुर को अच्छा लगे, लीलघर ओढ़नी को इस रंग से रंगना ताकि मेरे देवर को अच्छा लगे, फलाना ढिमका। इसका मतलब परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिया जा रहा है। तो इसका मतलब एग्जामिनर प्रश्न इससे पूछेगा कि संयुक्त परंपरा, एक परिवार की संयुक्त परंपरा को दिखाने वाला शेखावटी का कोई यदि लोकगीत है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीलघर है। याद रखना, पूरे इस परिवार का इसमें जिक्र हो रहा है। हमारी जेठानी ने कहा, हमारी देवरानी ने कहा, हमारे देवर ने कहा, हमारे ससुर ने कहा, मेरी सास ने कहा, इन सब ने कहा कि लीलघर ऐसा रंग दे भैया, ऐसा रंग रंग दे। जब इस गीत को आप सुनोगे तो पूरे परिवार के सदस्यों का एक जिक्र होगा। इसका मतलब यहां एक मैसेज आया है कि परिवार है, संयुक्त परिवार का जिक्र हो रहा है। बस यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लीलघर शेखावटी प्रदेश का एक गीत है और संयुक्त परिवार परंपरा को दिखाने वाला गीत है। इतनी बात आपको याद रखनी है। लीलघर, लीलघर की मैं यदि चर्चाएं कर लेता हूं। लीलघर है संयुक्त परिवार परंपरा को क्या कर रहा है? प्रदर्शित करने वाला गीत है। इतनी बात यदि आपने याद रख ली तो याद रखना, शेखावटी प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट आपके लोकगीत हैं उनकी चर्चा हो गई है। लेकिन फिक्र नहीं करनी है। कुछ विद्यार्थियों को टेंशन हो गई, गुरुजी इतना सही कम, कुछ और होंगे। लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगा कि शेखावटी में इसके अलावा ये और लोकगीत हैं। बस नाम याद रखना है, उसके बारे में कोई विशेषताएं अंदर से नहीं पढ़नी है। प्रश्न आपका बनेगा इनमें से ही बनेगा, आपको इतनी बात याद रखनी है। चलिएगा मेवात क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूं कि मेवात क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं, इनकी चर्चाएं हम कर लेते हैं।
देखिएगा, अब वो मेवात क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तो शेखावटी की चर्चा करी थी, लेकिन मुझे बताइएगा मेवात क्षेत्र कौन सा है। मेवात क्षेत्र आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि मेवात क्षेत्र कहा जाता है कि जहां मेव जनजाति सबसे ज्यादा रहती है। और आप देखेंगे कि राजस्थान में भरतपुर और अलवर बेल्ट में सबसे ज्यादा मेव जनजाति का लोग निवास कर रहे हैं। इसके कारण इस बेल्ट को क्या बोल दिया है, मेवात क्षेत्र। तो मेवात मेवात क्षेत्र बोल दिया है। मेवात क्षेत्र से अभिप्राय अलवर भरतपुर क्षेत्र से माना जाता है। यहाँ निम्न लोकगीत प्रचलित हैं। अब मेवात में कौन कौन से लोकगीत हैं, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है। कौन सा है, एक है रसिया। मैंने आपको बताया भरतपुर में आप जब भी देखेंगे रसिया लोकगीत भी है और रसिया नृत्य भी किया जाता है, जिसे एक बड़ा सा नगाड़ा बजाया जाता है, उस नगाड़े को बम बोला जाता है, इसलिए इसका नाम बम नृत्य भी हो जाता है, बम रसिया भी हो जाते हैं और एक रसिया गीत गाए जाते हैं। समझ में आया आपको। तो रसिया एक क्या है, लोकगीत है। कहां पर है, मेवात क्षेत्र में। स्पेशल पूछ ले जिला तो भरतपुर में चालू होते हैं, बस आपको याद रखना है। लेकिन रसिया क्यों गाए जाते हैं मुझे बताइए, रसिया क्यों गाए जाते हैं बताइए। जब भी किसान है, किसानों को नई साल की नई कोई फसल आई है और उस नई फसल आते ही वो याद करते हैं कि हे कान्हा जी, क्योंकि भरतपुर वाला बेल्ट कहां लगा हुआ है, ब्रज क्षेत्र के पास में। और ब्रज कौन सा क्षेत्र है, बरसाना वाला हिस्सा। और बरसाने में कौन है, हमारे कन्हैया जी। और वही गोवर्धन जी पास में है भरतपुर के, क्योंकि गोवर्धन जी की आपने पूरी कहानी सुनी होगी। कौन है गोवर्धन जी, कि भगवान श्री कृष्ण में और इंद्र जी में एक बार लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हुई कोई भैया बताइए मुझे। क्योंकि दोनों के फॉलोवर्स को लेकर के टेंशन थी कि मेरे फॉलोवर्स इतने हो गए इंस्टाग्राम पर, इन्होंने कहा सोशल मीडिया पर मेरे इतने हो गए, अब क्या किया जाए। इधर इंद्र भगवान ने कहा कि यार ये तो कोई नया मास्टर है, बढ़िया ढंग से पढ़ा रहा है, हो सकता है विद्यार्थी इसको ज्यादा लाइक कर दें। धीरे धीरे विद्यार्थियों को भी ढंग से समझ में आ रहा है, मेहनत करके पढ़ा रहा है। एक काम किया जाए, क्यों ना भयंकर बरसात की जाए और ये जहां पढ़ा रहा है इसके आसपास के जहां भी किसान हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, उन सबको परेशान कर दिया जाए, ताकि छोड़ छोड़ के मुझे फॉलो कर लें, इसका कहीं कोर्स नहीं बिक जाए। यही टेंशन थी। उन्होंने भयंकर बारिश करी तो ये ब्रज के आसपास वाले क्षेत्र वाले गए कृष्ण भगवान के पास कि बताइए जी गुरु जी, क्या किया जाए, एग्जाम नजदीक आ गई है और तैयारी कैसे करें, टेंशन हो रही है भयंकर वाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं टेंशन मत कीजिए, एक आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पढ़ाते हैं गौरव सर, जाकर के उनकी क्लास ले लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बड़े प्यार से समझाएंगे, सब कुछ समझ में भी आएगा और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। कान्हा जी ने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। श्री कृष्ण ने तुरंत कहा कि बरसाती तो आ रही है, काहे की टेंशन ले रहे हो, लगातार मैराथन क्लास लगवा देता हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, गुरु जी की क्लास ले लीजिएगा। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि प्रश्न कहां से बना दे, एज इट इज बस ऐसा ही काम किया है मेरे कान्हा जी ने। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा दिया है और उंगली पर उठा करके जितनी भी बारिश आई है, बारिश से रक्षा करी है ब्रज वाले किसानों की। तो इधर प्रमुख यदि इनके कोई देवता हैं तो कौन है ब्रज वाले क्षेत्रों के, श्री कृष्ण हैं। और उसी से बेल्ट के पास में लगा हुआ है भरतपुर, तो भरतपुर वाले लोग हैं। ये नए साल की जब भी कोई नई फसल आती है तो ये थैंक्स बोलते हैं किसको, कान्हा जी को, कि कान्हा जी धन्यवाद, नई फसल हमारे हाथ लग गई। क्यों लग गई हाथ, क्योंकि फसल बोने में और सफल यदि किसान के घर तक आ जाए उसमें बहुत बाधाएं आती है। कभी बरसात आ जाती है, कभी बरसात आती ही नहीं है, मुझे बताओ, कभी बारिश दी है तो पानी आ गया, हवा चल गई तो पूरी क्या हुआ, फसल गिर गई है, कई तरह की, कभी फसल में रोक लग गए। तो इन सारी चिंताओं से, परेशानों से भगवान कान्हा जी को धन्यवाद देते हुए कि हमारे घर तक हमने सुरक्षित फसल हमारे घर तक आ चुकी है। इसलिए नए फसल आगमन की खुशी में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए, उसको थैंक्स बोलते हुए, मेवात क्षेत्र में विशेषकर भरतपुर वाले बेल्ट में एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है रसिया। क्या है, रसिया। इसे बमरेसिया भी कह देंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ढोल या जिसे नगाड़ा बोला जाएगा, ढोल या नगाड़ा बजाया जाता है, जिसे बोला जाता है बम। क्या बोला जाता है, बम। और ये रसिया गीत होता है, इस कारण इसका नाम बम रसिया के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात विद्यार्थियों आपको याद रखनी है। मुझे बताइए पहला गीत कौन सा पढ़ रहे हैं, रसिया। कौन सा पढ़ रहे हैं, रसिया गीत पढ़ रहे हैं भैया। अब रसिया की चर्चा जब भी हम करेंगे
तो सबसे पहले आपको रसिया में क्या पढ़ना है देखिए, मेवात चित्र में है, बस आपको याद रखना है। एक तो नई फसल के आगमन की खुशी में। गुरुजी ये प्रश्न पूछा जा चुका है क्या? बिल्कुल पूछा जा चुका है। राजस्थान में बीडीओ भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, पटवार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे स्टेनोग्राफर की परीक्षा में ये पेपर पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023-22 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसलिए विद्यार्थियों, वो सारे प्रश्न जो आज तक आपके आए हैं, आज तक आपके पूछे जा चुके हैं, सब कुछ मैंने मर्ज कर दिया है। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। दूसरा मैं चर्चा कर लेता हूं, हमारे शेखावटी प्रदेश का एक दूसरा इंपॉर्टेंट गीत है जिसका नाम क्या है? हिचकी। कौन सा है? हिचकी। अब हिचकी का मतलब क्या है? आपने आजकल सुना होगा, जब भी आप घर में हो, आपको जोर-जोर से हिचकी आ रही है, तो घर वालों ने आपसे अवश्य कहा होगा, "अरे! कौन याद कर रहा है रे तो उसको नालायक, एक बार उसका नाम ले, सीने पर हाथ रख और उसका 2-3 बार नाम ले। यदि करेक्ट नाम निकल के आ गया, तो इसका मतलब तुम्हारी हिचकी रुक जाएँगी।" लेकिन तुम्हारे साथ तो समस्या बहुत है। तुम नाम किसका लें? कोई एक हो तो तुम्हारा नाम ले। तुमने भी नाम रख दिया है कि सीता, गीता, सुनीता, तुमने 4-5 नाम ले दिए हैं, मुझे बताइए। घर वाले नाम सुन रहे हैं कि नालायक बिगड़ गया। लगातार क्लास लेता तो सब कुछ समझ में होता। फिर भी नाम नहीं रुक रहा है, इसकी या नहीं रुक रही हैं इसका मतलब? इसका मतलब है लाला रास्ते से भटक गए हो, हैं? ऐसा नहीं है। इस लोकगीत में भी यही बताया है कि आप इस हिचकी के माध्यम से एक दूसरे को याद किया जाता है। किस प्रदेश में? मेवात क्षेत्र में। बस प्रश्न आपका बनेगा तो सिर्फ इतना सा बनेगा, हिचकी गीत है राजस्थान के किस प्रदेश का गीत है? शेखावटी का है, आपसे पूछ लिया जाएगा मेवात क्षेत्र का है, या आपसे पूछ लिया जाएगा मेवाड़ क्षेत्र का है, या आपसे पूछ लिया जाएगा मारवाड़ क्षेत्र का है। तो आपको याद रखना है, हिचकी मेवात क्षेत्र का एक गीत है और प्रेम का आपसे एक क्या है? सूचक है। इस गीत में एक दूसरे के प्रेम भरे यादों का क्या है? संबंध होता है। बस इतनी सी बात आपको विद्यार्थियों याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? मेवात क्षेत्र का गीत है, बस याद रखना है। एक दूसरे को याद करने के संदर्भ में गाया जाता है। कौन सा? हिचकी गीत। कौन सा गीत गाया जा रहा है? हिचकी गीत। अब मुझे बताइए, एक और मैं गीत की बात कर लेता हूं जो हमारे इस मेवात बेल्ट में गाया जाता है, जिसका नाम क्या है? सीठने। क्या बोला जाता है? सीठने। क्या है गुरुजी सीठने? जरा हमें बताइए। देखिएगा, जब भी आप गए होंगे गांव में, आप सब गांवों की संस्कृति से, राजस्थान की संस्कृति से या तो परिचित होंगे या परिचित नहीं है, तब आपको याद रखना है कि राजस्थान में जब भी किसी लड़के लड़की की शादी होती है, जैसे नई नवविवाहिता की कोई शादी हुई है, तो जो समधी समधन है आपस में जब मिलते हैं, खाना खाते हैं, इधर हम देखते हैं खाना खा रहे हैं समधी समधन समधी जी, और इधर उनकी देखेंगे कुछ महिला पक्ष है, और वो महिला पक्ष हैं अपने समधियों की तरफ क्या कर रही हैं? कुछ गाने गा रही हैं, और वो गाने गा रही हैं कि इस समधी के पेट में यदि 4-5 लड्डू रख दें तो फिर वो कहे कुछ नहीं, इनका पेट फट जाएगा, और इनकी उसमें बेड रख दे तो, ये कर दे तो, 2-4 गालियाँ गाई जाएँगे कि ससुर जी है, हमारे जो समधी जी हैं, इन समधी जी का मुँह कैसा है, ज़्यादा नहीं है, बस बैल जैसा है, 2-4 कटाक्ष हो रहे हैं। गीतों के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष के रूप में कुछ गालियाँ दी जा रही हैं, प्रेम से गालियाँ दी जा रही हैं, और समधी जी भी मूँछों पर तान देते रहे कि आहा! बहुत बढ़िया गालियाँ सुन रहे हैं, 2 लड्डू और ज़्यादा खा रहे हैं। क्यों? राजस्थान है, और राजस्थान में प्रेम से सब कुछ संभव है। यहाँ आप यदि प्रेम से किसी की जान भी ले लो तो भी हाजिर है, याद रखना। लेकिन आप एटीट्यूड दिखाएंगे, आप यहाँ पर जबरन करेंगे, तो आपको ये छोड़ने वाले नहीं है। यही तो हमारी राजस्थानी संस्कृति की देन है। राजस्थानी संस्कृति में जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो विशेषतः विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा कि राजस्थान का इतिहास आज और कुछ होता यदि हमारे अपनों ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की होती। इतिहास जब भी पढ़ाऊंगा, मेवाड़ पढ़ाऊंगा, मारवाड़ पढ़ाऊंगा, जब भी आपको मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा, तब आप देखेंगे हमारे योद्धा, हमारे राजा रजवाड़े इसीलिए हारे हैं क्योंकि हमारे अपनों ने हमारे साथ गद्दारी की है। इसलिए याद रखना, बाहर वालों से हमें बचने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किसी ने लाइन लिखी है तो सोच समझ के लिखी है। इसलिए आपको याद रखना है, अपनों से बच के रहना है। ठीक है, तो सीठने की मैं बात कर रहा था। शेखावटी के ये एक गाली गीत होते हैं, इनमें गाली
दी जाती है। प्रेम भरे गाली स्वरूप जो गीत गाए जाते हैं उन्हें सीटने होते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष किया जाता है। बस इतनी सी बात आपने याद रख ली। छह कबड्डी के प्रमुख कैसे गीत हैं? गाली गीत हैं। इस गीत के माध्यम से समधी समदन द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए गीत गाए जाते हैं, जिन्हें हम सीठने के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? सीठने। इसका मतलब हमने मेवात क्षेत्र के भी कौन से गीत देख लिए हैं? लोक गीतों की चर्चाएं कर ली है। नेक्स्ट सी नंबर पर हम देख रहे हैं मरु प्रदेश के हम लोक गीतों की चर्चाएं करेंगे। कहाँ के? मरु प्रदेश के। और मरु प्रदेश के लोक गीतों की जब हम चर्चाएं करेंगे तो अब हम देखेंगे इनमें कौन कौन से हमारे गीत चल रहे हैं। सबसे पहले जो गीत लिखा हुआ है ये है हमारा कुर्जा गीत। कौन सा है? कुर्जा। आपने सबने पढ़ा है। कुर्जा एक पक्षी होता है, साइबेरियन सारस जिसे आप बोलेंगे। ये साइबेरियन रूस से आता है और रूस से आकर के हमारे कहां चला जाता है? मरु प्रदेश में चला जाता है। अरे जाता है, नहीं चला जाता? आप देखेंगे जोधपुर के आसपास चला जाता है। तो इस पक्षी के ऊपर भी हमारे राजस्थान में गीत बन गया है और गीत बना है जिसका नाम है कुर्जा गीत। कौन सा गीत बना है? कुर्जा गीत नाम बन गया है। अब इस कुर्जा गीत में क्या है? इस कुर्जा गीत को जब आप सुनोगे तो इस कुर्जा गीत में क्या है? एक तो ये गीत, ये जैसे कुर्जा पक्षी की जब आप चर्चा करेंगे, साइबेरियन सारस की चर्चा करेंगे, तो ये राजस्थान में एक फिक्स समय होता है, उस समय ही ये राजस्थान में आते हैं। 12 महीने में से कोई 1-2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं काम करके, फिर उनको लगा मौसम अनुकूल हुआ तो ये यहाँ से भाग जाएंगे वहां पर रूस। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वहां से यहां आ गए। सेम इसी तरह एक पत्नी है और अपने पति को संदेश दे रही है कि हमें बिछड़े हुए इतने दिन हो गए हैं, आपको मेरी आजकल याद भी नहीं आ रही है, आपने तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज भी नहीं डाला है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरी फ्रेंड है, उन फ्रेंडों को तो कम से कम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते, उनको तो फॉलो बैक मार देते, ताकि उनको भी तो पता लग जाए, उनको पता लगे कि वो मेरे तक संदेश पहुंचवा दें। कोई बात नहीं, मेरी कल स्क्रीन टूट गई थी मोबाइल की, अब स्क्रीन कार्ड को बदलाने से लिए मैं जब सही करवाऊंगी तब कोई बात नहीं, तुमसे बात कर लूंगी, लेकिन एक बार तुम्हें आगे से तो मुझे याद करना चाहिए। तब तब मैं तुम्हें मेरे को याद आती है तो मुझे ही कॉल करना पड़ता है, तुम्हारी तरफ से प्रयास जीरो होते हैं। वही सारी बातें हैं। बस पत्नी द्वारा पति के ब्रह संदेश को इसमें बताया जाता है। कुर्जा गीत गाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कुर्जा गीत है किस प्रदेश का है? तो मरु प्रदेश का है, आपको याद रखना है। कुर्जा क्या है? एक प्रवासी पक्षी होता है जो एक निश्चित काल के लिए ही साइबेरिया से आता है, रूस से हमारे कहाँ आता है? राजस्थान जोधपुर के आसपास आता है, किचन के आसपास। बस आपको याद रखना है इसी पक्षी पर गीत बन गया है और बरसात ऋतु में ये गीत गाया जाता है। इस गीत के द्वारा पत्नी एक पति को ब्रह संदेश दे रही है कि नालायक, मेरे को याद तो कर लिया कर, तू आजकल रहता कहाँ है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारी हीरोइन इधर है। ठीक है, ऐसी बातें इस गीत के माध्यम से गाई जाती हैं। कुर्जा गीत है, मरु प्रदेश का गीत है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। यदि ये बात आपको याद रह गई है तो नेक्स्ट चलते हैं। एक बार विद्यार्थियों मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी तरह की समस्या है तो कमेंट करके जरूर बता दें। क्लास अच्छी लगे तो भी आप कमेंट करके बता दें और बेकार लगे तो भी आप बता दें। किसी भी तरह की कोई समस्या है, वीडियो लेक्चर देखने में कोई समस्या आ रही है तो अपने वीडियो लेक्चर की आप क्या करें, क्वालिटी अप कर लें। ऐसे जगह पर बैठें जहां आपको नेटवर्क आसानी से मिल सके। हॉरिजॉन्टल मोड में आप मोबाइल को रखें, कानों में दोनों में क्या डाल लें, एयरबड्स वगैरह जो भी हैं आपके पास, डालने के बाद आराम से आप क्लास लें, शांति से क्लास लें। धैर्य से सब काम होता है, जल्दबाजी में कोई भी काम सफल नहीं होता है। इसलिए प्यार से, प्रेम से एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे तो आधी चीजें नहीं, मैं ये कहता हूँ 90% चीज तो आपकी क्लास पूरी होते ही सब कुछ दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो प्यार से पढ़ते जाइए, समझते जाइएगा। नेक्स्ट दूसरा गीत है हमारा कौवा गीत। कौन सा गीत है? मरु प्रदेश का कौवा गीत। विद्यार्थियों आप सभी को पता है, जब भी हमारे घरों में मम्मियां चाचियां रोटी बना रही होती हैं, खाना जब भी पका रही होती हैं, तभी सामने नीम के पेड़ के ऊपर एक कौवा आकर के बोलने लगता है। अब हमारे घर वाले मम्मी हैं, सुबह से काम कर रही हैं, वो कहती हैं कि मैंने मन पोयो मन बोयो। इसका मतलब मैं सुबह से इतना तुम्हारे लिए तो रोटी आटा लगाना पड़ता है मुझे, तुम कोई रोटी खाते थोड़ी हो घर वालों, तुम तो चरते हो रोटी। इसका मतलब मम्मी को सुबह सुबह ही गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि मम्मी सुबह से उठते ही काम करने लग रही हैं। ऊपर से घर वालों ने दो चार बात सुना दी है पापा ने।
कि करती क्या है तू, पूरे दिन घर ही तो रहती है, ये 2 काम भी तेरे से नहीं होते, मेरे को काम करने जाना है, 4 रोटियाँ तो बना दिया कर टाइम से। और मम्मी इधर बना ही रही है, आटा लगा के रेडी रख रखा है, लेकिन फिर भी 2-4 बात सुना दी। अब मम्मी को गुस्सा आया है, बेड पर सामने कौन बैठा है? कौवा। कौवा बोल रहा है और मम्मी को गुस्सा आया है कि नालायक, तू बोल कैसे रहा है? लगता है कोई मेहमान आने वाला है, मैं तो इनसे ही परेशान हूँ, अब तू और बोलने लग गया है। इसका मतलब कौवा पक्षी के ऊपर भी गीत बना दिया गया है कि जब जब राजस्थानी संस्कृति में कौवा आपके आसपास बोलेगा, इसका मतलब कोई ना कोई मेहमान टपकने वाला है। ऐसा मेहमान जो बिना फोन करे, बिना व्हाट्सएप करे, डायरेक्ट आके धमकेगा आपके घर पे, बस उसी का सूचक है कौवा। आपको याद रखना है, मेहमान आगमन का प्रतीक माना जाता है कौवा पक्षी को। बस उसी के ऊपर जो गीत गाया जा रहा है वो गीत है हमारा कौवा, या कौवा को भी कागा बोला जाता है। तो कौवा या कागा गीत है, मरु प्रदेश का गीत है, और कागा होता है ये मेहमान आगमन का प्रतीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। यह एक विरह गीत होता है। विरह गीत का मतलब क्या है? एक पत्नी है और एक पत्नी है, वो संदेश भिजवा रही है अपने पति के पास, और उसने संदेश भिजवाया है, वो बेटी है और पत्नी नवविवाहिता है। उस नवविवाहिता ने कहा है कि एक काम कीजिए, राजस्थानी संस्कृति में जो महिलाएं होती हैं वो डायरेक्ट अपने ससुर से तो कह ही नहीं सकती कि एक काम कीजिए मेरे पति को बुला लीजिए। क्या राजस्थानी संस्कृति में यह संभव है? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ की डोकरियां तो आज भी क्या है, सर ढक करके रखती हैं डोकरों के सामने, जबकि 70 साल की उम्र हो जाती है तब भी। ये राजस्थानी परंपरा है, राजस्थानी संस्कृति है। इसमें जो बहू है, एक पत्नी है, उसका पति है, वो बाहर है, उसको उसकी याद आ रही है, लेकिन घर के किसी सदस्य, सास ससुर से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो देख रही है कि पेड़ पर कागा बैठा है और कागा बोल रहा है। अब उसके मन ही मन ये इच्छा आ रही है कि क्यों ना ये मेरा पति आया जाए। हे कागा, तू इतनी जोर से बोलिए, तू इतनी जोर से, इतने प्रेम से बोलिए कि कोई मेहमान आएगा तो सही, लेकिन वो मेहमान के रूप में कोई और नहीं, वो मेरा पति हो। ये कौवा या कागा गीत मरु प्रदेश में गाया जाता है। वो मरु प्रदेश में गाया जाता है। एक पत्नी है अपने पति की याद में जो गीत गा रही है, विरह गीत है, दुख इसमें प्रकट हो रहा है, इसलिए कौवा या कागा गीत है, मरु प्रदेश में गाया जाता है। और आपको याद रखना है, मेहमान आगमन का प्रतीक माना जाता है कौवा। ठीक, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। 2-4 बातें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कौवा या कागा गीत है, बस याद रखना, मरु प्रदेश का है, विरह गीत है, वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, और मेहमान आगमन का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। इतनी बात आपने याद रख ली। नेक्स्ट आपको गीत याद रखना पड़ेगा, झोरावा गीत। क्या है झोरावा गीत? आप बताइए। जोहरावा गीत है, ये जोहरावा गीत क्या है मुझे बताइए। कुछ नहीं, जोहरावा गीत आपसे जब जब प्रश्न पूछा है एग्जाम में, बस यही पूछा है कि राजस्थान में ये जोहरावा लोकगीत है, ये किस जिले का है आपसे बताइए, या किस क्षेत्र का है, तब आपको याद रखना है। प्रदेश पूछे तो मरु प्रदेश, और जिला पूछे तो जैसलमेर आपको करना है। कुछ नहीं, वही वाली बात है, पति बेचारे करें क्या, जॉब लग नहीं रही है, क्योंकि आप क्लासेस ढंग से नहीं देखते हैं, और ढंग से क्लास नहीं देखते, प्रॉपर नोट्स बनाते नहीं, तो बेरोजगारी है, जॉब नहीं लग रही है। जॉब नहीं लग रही है तो कुछ प्राइवेट काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और जब बाहर जाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में पत्नी है वो पीछे से सोचेगी कि आइए ऐसा कीजिए, परसों मेरी एनिवर्सरी है, अपनी एनिवर्सरी है, जरा आइए आप। आने के बाद कुछ करते हैं, केक वेक काटते हैं, लेकिन नहीं, इधर बॉस है, छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं है। बॉस ने कह दिया कि नहीं रे, काम का लोड ज्यादा है, अभी 4-5 दिन बाद जाना। पत्नी परेशान हो गई है। पत्नी ने कहा है कि ऐसा नहीं कर सकते, आप आइए, मैं आपको पिछले 2 महीने से बुला रही हूं, लेकिन आपके पास समय नहीं है। उधर पति परेशान है, क्या करे बेचारा, मजबूरी है। बस पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में जो गीत गा रही है महिला, उसे ही जैसलमेर क्षेत्र में जोरावा बोल दिया है। बस याद रखना, जोरावा लोकगीत, जैसलमेर जिला आपसे पूछे तो जैसलमेर कर देना है, प्रदेश पूछे तो आपको मरु प्रदेश कर देना है, याद रखना। और जैसलमेर का एक विरह गीत है, याद रखना। कैसा है? विरह गीत है। ये 2-3 बातें यदि आपने याद रख ली तो ये प्रश्न है आपका सटीक होने वाला है। एक तो जैसलमेर याद रखना, और एक विरह गीत आपको याद रखना है। हमने झोरावा लोकगीत पढ़ लिया है। नेक्स्ट लोकगीत की चर्चा करूंगा मरु प्रदेश की, उसका नाम है पावना। क्या है? पावना।
अब मुझे बताइए, राजस्थान में जब भी आप देखेंगे तो पावना किसे बोला जाता है? एक बार आओ जी जमाई जी पावना। पावना का मतलब है मेहमान। पावना का मतलब क्या है? मेहमान, या मेहमान साथ में जमाई या दामाद को भी क्या बोल दिया गया है? पावना। अब ये पावना गीत गाया जा रहा है राजस्थानी संस्कृति में। पावना गीत गाया जा रहा है मरु प्रदेश में। और ये जब भी घर पर दामाद आएगा, पहली बार जब जमाई आ रहा है, तो उस जमाई से कहा जा रहा है कि एक बार आओ जी जमाई जी पावना। लेकिन गीत में कह दिया है भाई कि एक बार ही आना है, बार बार आओगे तो ये इज्जत नहीं मिलेगी, याद रखना आपको। इसलिए जब भी जमाई या दामाद को घर पर बुलाया जाता है पहली बार, तो जो लोकगीत गाया जाता है मरु प्रदेश में, उसका नाम है पावना। इतनी सी बात याद रखिए, आपका काम यहां से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, नेक्स्ट गीत बड़ा इंपॉर्टेंट गीत है जिसका नाम है मूमल। क्या नाम है? मूमल लोकगीत है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मूमल लोकगीत। मूमल एक किताब भी है, मूमल एक पुस्तक भी है, याद रखना। मूमल एक रचना भी है। आपको ये सारी चीजें बताऊंगा जब मैं साहित्य पढ़ाऊंगा, तब सब कुछ बताऊंगा। मूमल पुस्तक की रचना किसने करी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने करी है। मूमल एक लोकगीत भी है, मूमल एक लोकगीत भी है, मूमल एक रचना भी लिखी है। अब मूमल रचना क्या है जरा सुनिएगा। क्या है मूमल? एक मूमल मुझे बताइए। यह मूमल है, एक जैसलमेर की राजकुमारी है। और मूमल जैसलमेर की राजकुमारी है। इस मूमल गीत में उस मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। लेकिन मुझे विद्यार्थियों लगता है आपको कहानी सुनानी पड़ेगी। मूमल की कहानी सुना देता हूं। एक बार की बात है, जैसलमेर की एक राजकुमारी है जिसका नाम है मूमल। क्या नाम है? मूमल। मूमल लोदरवा जैसलमेर की निवासी है। और महेंद्र हैं, वो अमरकोट पाकिस्तान के निवासी हैं, याद रखना। अमरकोट में राजकुमार है कौन? महेंद्र। और इधर की राजकुमारी है लोदरवा जैसलमेर की, जिसका नाम है मूमल। एक वर्ष की बात है, जो महेंद्र हैं ये अमरकोट पाकिस्तान में, और इनके एक जीजा हैं जिसका नाम है हम्मीर जडेजा। महेंद्र और उनके जीजा हम्मीर जडेजा दोनों आपस में बैठे हुए हैं। कहां पर? अमरकोट पाकिस्तान में। जीवन में आपको याद रखना, जब जब जीजा साले पास में बैठे रहते हैं तो कोई ना कोई खुरापात दिमाग में आती ही आती है। क्यों ना इनके जीजा हैं हम्मीर जडेजा। उन हम्मीर जडेजा ने कहा है कि महेंद्र, तू मेरा साला है, एक काम कर यार, आजकल मजा नहीं आ रहा है। कल शाम को तो मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन आज तो कुछ धमाकेदार सब्जी होनी चाहिए। उसने कहा, महेंद्र ने, कि जिया जी बताइए, तुम इस हमारे यहाँ के मेहमान हो और मेरे जीजा हो, बताइए तुम्हारी इच्छा क्या हुई है। उन्होंने कहा है कि यार एक काम किया जाए, चिकन खाने की इच्छा हुई है, लेकिन नहीं, पक गया हूं मैं। एक काम करें, एक मनपसंद शिकार करने के लिए चलते हैं, और मनपसंद शिकार करके लाएंगे, उसे यहाँ ढंग से आप तैयार करवाएंगे, फिर बैठ करके आराम से गाने गाते हुए आराम से अपन खाना खाएंगे। इच्छा हुई है किसकी? हम्मीर जडेजा। वो जो जीजा हैं किसके? महेंद्र के। महेंद्र अमरकोट, और अमरकोट के वहां से निकलना प्रारंभ हुए हैं शिकार करने के लिए। इधर हम्मीर जडेजा और महेंद्र दोनों जंगल में निकलते हैं। जंगल में निकलते निकलते अमरकोट पाकिस्तान से पहुंच जाते हैं हमारे कहा? जैसलमेर के मरुस्थल में। और जब मरुस्थल में पहुंचे हैं तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक काक नदी या काकने नदी बहती है। ध्यान रखना, जो मरुस्थल की क्या है, नदी मानी जाती है। इस नदी के पास में देखा है खरगोश का शिकार करते करते ये इस नदी के किनारे पहुंचे हैं। लेकिन देखा है कि सुबह से थकते थकते पहुंच गए हैं, शाम के 4 बज गए हैं। अब 4 बजने के बाद क्या किया जाए? जैसे ही किनारे तक पहुंचे थे, खरगोश छलांग मार करके क्या हो गया है? नदी को पार कर गया है। लेकिन नदी के एक किनारे पर बैठ गए हैं महेंद्र और उसके जीजा हम्मीर जडेजा। उन दोनों ने सोचा है कि आखिर अब क्या किया जाए। सुबह का शाम हो गया है, खाने को कुछ मिला नहीं है, नाश्ता भी कुछ नहीं मिला है, परेशान हो गए हैं। अब एक काम कीजिए, आसपास कुछ खाने पीने का जुगाड़ देखते हैं, थोड़ा सा विश्राम करने की जरूरत है। जरा आंखों को घुमाइए। दोनों देखते हैं कि नदी के एक किनारे पर लोदरवा और लोदरवा शैल में एक सुंदर सा महल बना हुआ है। इधर से हम्मीर ने कहा है कि
ठीक है महेंद्र, उधर देखो एक बार, तुम्हें भी कुछ दिख रहा है क्या? उन्होंने कहा ठीक है, सुंदर महल है, चलते हैं, पानी पी करके तो आ जाएंगे। दोनों महल की तरफ चलते हैं। जाकर के देखा है कि ये तो सुंदर महल है, सजावट है, एकदम फूलों से सजा हुआ है, पहरेदार भी लगे हुए हैं, काफी सैनिक हैं, लगता है किसी राजकुमारी का महल है। लेकिन महेंद्र ने कहा है कि टेंशन काहे ले रहे हो? हम भी तो अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार हैं और आप गुजरात के शासक हो हम्मीर जडेजा जी, आप मेरे जीजा जी हो, तो हम कौन से राजकुमार नहीं है, मुझे बताइए। आप खुद शासक हो, मैं खुद राजकुमार हूं, तो ये रानी का भी महल हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाकर के अब तो आप बता देंगे जो सच्चाई है। जाते हैं, जाने के बाद पहरेदारों से कहा है कि जाकर के आपकी रानी के पास संदेश भिजवा दीजिए कि दो राजकुमार हैं, एक अमरकोट पाकिस्तान का महेंद्र है, राजकुमार है, एक उनके जीजा हैं जो गुजरात के शासक हैं जिनका नाम है हम्मीर जडेजा, और शिकार करने के लिए आए थे, रास्ते में भटक गए और रास्ता भटकने के साथ साथ अब उन्हें थोड़े से विश्राम करने की जरूरत है, हो सके तो चाय पानी या कॉफी की कुछ व्यवस्था हो जाए तो आपका आभार होगा, संदेश भिजवा दिया जाए। पहरेदार पहुंचे हैं रानी के पास। उन्होंने कहा है कि राजकुमारी मूमल, ऐसे ऐसे दो लोग आए हैं। मूमल ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आए हैं तो कीजिए, उनकी सेवा पानी कर दीजिए, चाय कॉफी पानी जिसकी व्यवस्था उनको जो चाहिए एक बार बोल दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राजस्थानी संस्कृति में यदि कोई मेहमान घर पर आता है, चाहे वो आपका दुश्मन ही है, लेकिन उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, उस मेहमानबाजी तो उसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, खाना खिलाना पड़ेगा, खिला दीजिए। शाम के 7-8 बज रहे थे, दोनों को खाना पानी खिला दिया गया। दोनों बेटे हैं, महेंद्र और उसके जीजा हम्मीर जडेजा। इधर हम्मीर जडेजा कह रहे हैं कि महेंद्र परेशान हो गया यार, मैं तो सुबह से एक काम करता हूं, थोड़ा सा लेट लेता हूं, विश्राम कर लेता हूं। महेंद्र ने कहा ठीक है जीजा जी, आप टेंशन मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ा सा फोन चला लेता हूं, इंस्टाग्राम पर एक रील डाल देता हूं कि हम रास्ता भटक गए, 2-4 दिन में आ जाएंगे, थोड़े से पोस्ट करने दीजिए, मोबाइल चलाने दीजिए, किसका मैसेज आया है। इधर मोबाइल चला रहे हैं महेंद्र, तब तक एक पहरेदार सामने आता है। वो कहता है कि हमारी राजकुमारी मूमल आपसे मुलाकात करना चाहती है। मूमल ने कहा है कि हम आपसे मुलाकात करने चाहते हैं। महेंद्र ने कहा है कि जीजा जी, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, उम्र में भी आप बड़े हैं, एक काम कीजिए, सबसे पहले राजकुमारी से आप मिलके आइए। भेजा जाता है, हम्मीर जडेजा को भेज दिया गया रानी से मिलने के लिए उनके कक्ष में। लेकिन हम्मीर जडेजा जैसे ही निकले हैं, उन्होंने देखा है कि रास्ते में एक अजगर बैठा हुआ है, रास्ते में एक शेर बैठा हुआ है, रास्ते में चीता बैठा हुआ है, रास्ते में डरावने जानवर बैठे हुए हैं। हम्मीर जडेजा ने सोचा कि यार ये क्या बवाल है, मैं तो रानी से मिलने जा रहा हूं, इन्होंने तो रास्ता इतना खतरनाक बना दिया है, मेरे बस की बात नहीं है, पहुंचने से पहले ही मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं वापस लौटता हूं। और वो वापस लौट करके आ जाते हैं महेंद्र के पास और कह रहे हैं कि महेंद्र, मेरे तो बात समझ में नहीं आई यार, ये रास्ता तो इतना खतरनाक है, इतना जटिल कर रखा है कि रानी से मिलना तो दूर, वो रास्ता ही पार नहीं कर पाएंगे। बात पता लगी है किसको, महेंद्र को। महेंद्र ने सोचा कि नहीं रे जीजा, बेइज्जती होने वाली है कि अमरकोट पाकिस्तान का एक राजकुमार और एक उसके जीजा हम्मीर जडेजा जो गुजरात का शासक कहता है अपने आप को, दोनों आए हैं और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि रानी के बुलाने पर, राजकुमारी के बुलाने पर उसके कक्ष में नहीं जा पाते। जाना तो पड़ेगा, आप अब नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। और बात की जाए महेंद्र की, लंबी कदकाठी का युवक है, आपकी तरह सुंदर है, हष्ट पुष्ट है, बलशाली है, ताकतवर है, माइंड से भी प्रबल है, तेज है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन ऐप ले रखा है, उन्होंने कोर्स ले रखा है, तो ठीक ठाक दिमाग काम कर रहा है। निकल गया है और निकलते ही उसने देखा है कि रास्ते में वही अजगर सांप बैठे हुए हैं। उसको पता लग जाता है कि यार ये तो नकली हैं, ये ओरिजिनल नहीं है रे, ये डराने के लिए कर रखा है। अपनी तलवार निकालता है महेंद्र और अजगर, सिंह, जितने भी सांप थे, डरावने जानवर थे, सबके गर्दन काटते हुए रानी के कक्ष में पहुंच जाता है महेंद्र। और महेंद्र जाकर के कहता है कि मे आई कम इन सर। उन्होंने कहा कि सर नहीं है, मैं आई कम इन मैडम बोलिए, क्योंकि मैं यहाँ की राजकुमारी हूं और मेरा नाम है मूमल। महेंद्र कहता है कि जी हां, यहाँ की आप राजकुमारी मूमल हो, लेकिन हमें बताइएगा कि आपने हमें
क्यों बुलवाया है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं कि आपने हमें यहाँ विश्राम करने दिया, खाने खाने दिया। कोई बात नहीं, इसके बदले में जब भी हम अमरकोट पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वहां से जितनी भी आपकी सहायता राशि है वो हम भेज देंगे, आपकी सम्मान राशि भी भेज दिए जाएंगे। अभी हमारे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है और मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं। अब एक काम कीजिएगा, मुझे यहां से जाना होगा। इधर मोमल ने बिठा लिया है महेंद्र को कि महेंद्र, अच्छी बात है, तुम राजकुमार हो, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा बैठिए तो सही। आप एक काम कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी बताइए आपकी, आप भी बताइए आपके कितने फॉलोवर्स हैं और पोस्ट वोस्ट आजकल कितनी डाली हैं, कितनी नहीं डाली हैं, दो चार आपकी प्रोफाइल तो बताइए। महेंद्र ने प्रोफाइल बताई, मैं भी राजकुमार हूं, कुछ नहीं, आजकल काम कर रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करी है, ऑनलाइन कोर्स लिया है गुरुजी का, देख सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे जीवन में पैसा कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, दो चार सपने बताए हैं। इधर मूमल भी कह रही है ठीक ठाक सपने मेरे हैं ऐसे ही, टेंशन मत कीजिए महेंद्र जी। दोनों बैठे हैं और बात करते करते आधी रात निकल गई है, दोनों की गपशप मारते हुए दोनों की आधी रात निकल गई है। इधर हम्मीर जडेजा इंतजार कर रहे हैं कि महेंद्र भी नहीं आ रहा है। इधर मूमल और महेंद्र बातों में इतने खो गए हैं कि एक दूसरे को उनसे प्रेम हो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजे हैं, महेंद्र कहता है कि मूमल एक काम कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, बाकी बातें कल करते हैं। अब मुझे जाना होगा क्योंकि अमरकोट पाकिस्तान मुझे पहुंचना है। मेरे घर वाले भी थोड़े टेंशन में होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि आखिर महेंद्र और हम्मीर जडेजा दोनों कहां पहुंच गए हैं जीजा साले, मुझे घर पर जाना होगा। जैसे ही निकलते हैं, उधर से हाथ पकड़ लेती है मूमल महेंद्र का और मूमल कह रही है कि नहीं महेंद्र, याद रखिएगा मैं यहाँ की राजकुमारी हूं, यहां पर आना आसान है लेकिन यहां से वापस इस मूमल की बिना इच्छा के वापस जा पाना संभव नहीं है। तुम ऐसे जा नहीं सकते, मेरी मर्जी के बिना तुम ऐसे जा नहीं सकते और यदि जाने की भी कोशिश करोगे तो ये यहां पर पहरेदार लगे हुए हैं, मेरी एक आवाज से आपको पकड़ के बांध लिया जाएगा। महेंद्र भी सोच रहे हैं कि यदि कोई महिला रोकने का प्रयास कर रही है तो आखिर इसके अंदर की बात जानी जाए, ये कहना क्या चाहती है। मूमल को अंदर ही अंदर प्रेम होने लगता है महेंद्र से। मूमल सारी बात बताती है कि महेंद्र देख, जीवन में सब कुछ हो जाएगा, ये पैसा धन दौलत संपत्ति ये सब कुछ है अपने पास, बस मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं चाहती हूं कि अब हम जीवन को एक साथ गुजारें। या तो एक काम कीजिए, वहां से बोरिया बिस्तर उठा करके आप यहां आ जाइए या मुझे आप वहां लेकर के चल चलिए, मैं तैयार हूं चलने के लिए, मैं आपसे प्रेम करती हूं। महेंद्र ने कहा है कि नहीं यार, ऐसा मैं कर नहीं सकता, मेरी 5 शादियां हो चुकी हैं, पीछे 5 पत्नियां भी बैठी हैं, आप जरा सोचिए विचार कीजिए, मेरी 5 शादियां हो चुकी हैं और मैं कोई कुंवारा नहीं हूं। एक बार पुनः आप विचार कर लीजिएगा, कल मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और कल मैसेज करने के बाद ढंग से बात करेंगे बैठ के, अभी तो मैं थोड़ा थका हुआ हूं, एक बार मुझे जाने तो दीजिए। मूमल कहती है सॉरी, नहीं महेंद्र, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ही जिद पर अड़ती है मूमल, महेंद्र कहते हैं कि नहीं, एक काम कीजिए, कोई सॉल्यूशन निकालिए, जाना तो मुझे पड़ेगा, जीजाजी भी बैठे हुए हैं, थोड़ी सी बात समझिए। और महिला जब प्यार से समझाती है तो महेंद्र को लगता है कि नहीं यार, कुछ तो मामला है। महिला जब प्यार से समझाए तो उसकी बातें कभी कभी मान भी लेनी चाहिए। महेंद्र बातें मानते हैं कि चलो ठीक है, तुम कहेंगे मैं जैसा कर लूंगा, लेकिन एक बात तो मुझे बता दीजिए कि अब मुझे जाना है या नहीं जाना है। मुमल कहती है कि महेंद्र आप बेशक जाइए, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करके जाइए कि रोज रात को आप मेरे से अमरकोट पाकिस्तान से मिलने के लिए लोदरबा आओगे, जैसलमेर मिलने के लिए आओगे। मुमल ने कहा है कि मैं कुछ नहीं जानती, रोज के रोज आपको रात को मिलने के लिए अमरकोट से जैसलमेर के लिए एक बस लगानी पड़े, चाहे गाड़ी लगानी पड़े, कुछ भी लगानी पड़े, आपको आना ही होगा। इधर महेंद्र सोच रहे हैं कि ठीक है, यदि ये जिद पर अड़ गई हैं तो मैं भी ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपसे रोज रात को मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तुरंत जाकर के पहुंच जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी जातों के लोगों से मिले हैं महेंद्र, और महेंद्र रेवाड़ी जाति के लोगों से मिले हैं, उनसे कहा है कि एक ऐसा कीजिए, राजस्थान नंबर दीजिए, RJ05 RJ02 RJ34, कुछ ऐसा नंबर दीजिए, मुझे एक ऊंट निकाल के दो ढंग सा, और ढंग सा ऊंट निकाल के दो, ताकि मुझे क्या है वो ऊंट कहां पहुंचा दे, जैसलमेर। आराम से यहां 9 बजे चलूं
और 12-1 बजे तक आराम से कहां पहुंचा दे, मुझे लोदरवा पहुंचा दे। रेवाड़ी जाति के लोगों ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक उनको ऊंट पकड़ा दिया गया, बढ़िया सिलेबस चल रहा है, गुरुजी ढंग से पढ़ा रहे हैं, रोज के रोज मुलाकात हो रही है दोनों की, एक भी दिन स्किप नहीं मार रहे, बंक नहीं कर रहे क्लासों को, लगातार संडे को भी क्लास चल रही है और महेंद्र मूमल रोज मिल रहे हैं। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, लगातार 6 महीने का पूरा कोर्स किया है दोनों ने। 6 महीने तक हर रात मुलाकात कर रहे हैं महेंद्र और मूमल। लेकिन एक बार की बात है कि जो महेंद्र का जो ऊंट है, ये ऊंट बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हुई है तो महेंद्र दोबारा गए हैं रेवाड़ी जाति के लोगों के पास कि यार ये कर क्या दिया तुमने, एक ही तो ढंग का मुझे फिर तुमने वाहन मिला था, ये बुलेट गाड़ी मिली थी जो टाइम से टाइम पहुंचा देती थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ सिलेबस, लेकिन बीच में टेस्ट सीरीज आ गई है, एग्जाम आ गई है, अब क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी बताइए। रेवाड़ी जाति के लोगों ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो जो आपने ऑनलाइन कोर्स पढ़ा है गुरुजी से, ये आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री तो आपको कहीं से नहीं मिलने वाली, ये ऊंट की तो वापसी संभव नहीं है, लेकिन हां इसके बदले में आपको थोड़ा बहुत हम कुछ कर सकते हैं कि एक ऊंटनी हमारे पास है जिसका नाम है आंगी। ये आंगी है, इस आंगी आपका काम चला सकती है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका काम चला देगी। आप यहां से जाओगे तो आपको घंटे 2 घंटे लेट सही लेकिन पहुंचा जरूर देगी लोदरबा। महेंद्र ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा 1 घंटे पहले रवाना हो जाऊंगा, पहुंचा तो देगी ना। इधर रेवाड़ी जाति के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपको ये आंगी है, ऊंटनी है, समय पर आपको लोदरवा पहुंचा देगी, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। और समस्या यह है कि जब भी इस आंगी पर आप वार करोगे, तेज चलने के लिए जब भी इस पर आप हाथ उठाओगे, तो हाथ उठाते ही ध्यान रखना आंगी परेशान हो जाती है, आंगी गुस्सा आ जाता है और आंगी रास्ता आपको भटका देगी। इसलिए आपसे निवेदन है, जब भी यह आंगी जाए तो आंगी को अपने मदमस्त चाल से ही चलने देना है, इस पर कभी वार नहीं करना है, इस पर प्रहार नहीं करना है। महेंद्र ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार दीजिए। आज का समय निकला जा रहा है, इधर निकले हैं 10 बजे के आसपास, रेवाड़ी जाति के लोगों से आंगी ली है और ऊंटनी पर सवार हो गए हैं महेंद्र। और महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान से निकल करके अब चल दिए हैं लोदरवा की तरफ। लेकिन इधर देख रहे हैं आंगी मदमस्त चाल चल रही है, चांदनी रात चल रही है और चांदनी रात में धीरे धीरे ऊंट जो आंगी है ये रवाना हो गई है। महेंद्र देख रहा है कि यार 12 बज गया है, 12 से 1 बज गया है, आखिर 1 से 2 डेढ़ बजने वाले हैं, आंगी अभी भी 1 डेढ़ 2 घंटे पहुंचाने का समय लेगी। इसका मतलब आंगी मुझे आज तो समय पर पहुंचाने वाली नहीं है, जैसे ही लोदरबा पहुंचूंगा हो सकता है सुबह हो जाएगी। इधर महेंद्र परेशान होकर के और जोर से वार कर देते हैं आंगी के ऊपर। आंगी आंगी की वही विशेषता, जैसे ही वार किया जाता आंगी रास्ता भटका देती, बस वही वाली बात हुई है, रास्ते को भटका दिया है किसने, आंगी ने। और महेंद्र हैं, अब महेंद्र पहुंचने वाले थे 2-2:30 बजे, लेकिन महेंद्र नहीं पहुंचे हैं। उधर इंतजार कर रही है मोमल। मोमल ने अपनी जो सखी सहेली दोस्त हैं और उनकी एक बहन है मोमल की जिसका नाम है सुमल। एक मोमल है और मोमल की बहन है जिसका नाम है सुमल। मोमल, सोमल और उनकी कुछ दासियां मिलकर के खेल खेल रही हैं कि ठीक है, जब तक महेंद्र नहीं आए तब तो कुछ तो काम करें, लूडो वगैरह खेल लेते हैं। तो लूडो वगैरह खेल रही हैं। इसके बाद में उन्होंने एक काम किया है, ऐसा करते हैं, अब मोबाइल चला चला के परेशान हो गए हैं, ऐसा करते हैं हम पुरुष भेष धारण करते हैं। और जो मोमल की बहन है जिसका नाम क्या है, सुमल, वो सुमल आदमियों के कपड़े पहन करके और वो आपस में खेल खेल रही है। बाद में परेशान हो जाती है, इंतजार किया कि 2 बजे तक महेंद्र नहीं आया, 3 बजे तक नहीं आया, 4 बजे तक नहीं आया है, तो दोनों खेल खेल करके और दोनों क्या करती हैं, एक ही साथ सो जाती है। इधर मोमल है जो एक महिला की ड्रेस में है और जो उनकी बहन सुमल है वो पुरुष भेष में कपड़े पहन करके खेलती खेलती दोनों को नींद आई और दोनों एक साथ सो गए। इधर आंगी ने उनको पहुंचाया है महेंद्र को, लेकिन समय हो रहा है सुबह के 5 AM, 5 AM, 5 बजे का समय हुआ। महेंद्र ने प्रवेश किया कि कोई बात नहीं, मोमल परेशान तो होगी, जाकर के माफी मांग लूंगा कि मोमल थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे ही वो जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि सामने बेड है और उस पर मोमल है और मोमल के साथ में कोई पुरुष सोया हुआ है। दिमाग खराब हो गया है महेंद्र का। महेंद्र के हाथ में तलवार थी और तलवार हाथ से गिर जाती है। वहीं से वापस लौट जाते हैं महेंद्र जी और महेंद्र पहुंच जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान। सुबह उठी है मोमल। मोमल ने उठ करके देखा है कि आखिर कोई आया तो था और ये तलवार तो महेंद्र की है। आखिर महेंद्र आया और महेंद्र आकर के बिना मिले वापस लौट गया है।
लगता है कुछ ना कुछ गलतफहमी दिमाग में बैठ गई होगी, क्योंकि मेरी बहन है सुमल, ये सुमल और हम सब साथ में खेल रहे थे, ये पुरुष भेष में मेरे साथ सो गई और यही गलतफहमी शायद महेंद्र के दिमाग में बैठ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूमल समझदार है। मूमल ने कहा है कि कुछ गलतफहमियां समय रहते यदि निकाल ली जाएं तो वो गलतफहमियां नहीं रहती। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से खत लिख करके भेज रही हैं महेंद्र के पास, लेकिन महेंद्र भाई साहब आपकी तरह एटीट्यूड में है। महेंद्र भी इधर खत का कोई जवाब नहीं दे रहा है। उनकी भी 5 पत्नियां हैं। जैसे ही संदेश आता, 5 पत्नियों में से किसी किसी के पास ये संदेश पहुंचता, वो पहले ही उसको फाड़ करके आउट कर देती। महेंद्र तक भी खबर नहीं पहुंचती। लेकिन इधर से 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक इंतजार किया है कि महेंद्र वापस आए। महेंद्र वापस नहीं आता है तो मूमल क्या करती है फिर? मूमल ये निर्णय लेती है कि मुझे खुद को कहां जाना पड़ेगा, अमरकोट पाकिस्तान जाना पड़ेगा और अमरकोट पाकिस्तान जाकर के मैं खुद महेंद्र से मुलाकात करूंगी, इसकी गलतफहमी को जाकर के दूर करूंगी। वह मैं जो मूमल है अमरकोट पाकिस्तान पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसको संदेश भिजवाया है कि महेंद्र, मैं अमरकोट पाकिस्तान आ चुकी हूं और मैं यहाँ इस होटल में रुकी हुई हूं। एक काम कीजिए, जब भी आपको समय हो आप मेरे से एक बार बात तो कीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मिलने नहीं आना है मत आइए, लेकिन एक बार बातचीत तो कर लीजिए। क्या समस्या आ रही है उस बात को तो मुझे बताइए। इधर महेंद्र अपने दोस्त से सलाह लेते हैं। जीवन में जब भी आप ऐसे मामलों में पड़ते हो तो आपके दोस्त आपको सलाह देंगे और दोस्त सलाह आपको ऐसी देते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए। समझ गए होंगे भावनाओं को। उसके दोस्त ने कहा कि यार एक काम कीजिए, आपसे आप मिलने तो जाओगे मूमल से, लेकिन उससे पहले जरा ये तो पता कीजिए कि मूमल आपसे कितना प्रेम करती है। महेंद्र कह रहे हैं कि यार ये कोई पैमाना नहीं होता, प्यार नापने का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पता कर लेता हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा। उनके दोस्त सलाह दे रहे हैं कि एक बार उनको ये संदेश भिजवाइए मूमल के पास कि महेंद्र, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और जहरीले सांप ने आपको डस लिया है। महेंद्र वही करते हैं, एक खत लिखते हैं और खत लिखवाते हैं अपने दोस्त से और दोस्त उनको खत को पहुंचाता है मूमल के पास और खत में लिखा है कि कल रात को 8 बजे जैसे ही खाना खाया है महेंद्र ने, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल रहा था, टहलते समय एक काले नाग, जो जहरीला नाग था, उसने महेंद्र को डस लिया और महेंद्र की रात को ही मृत्यु हो गई। यह संदेश पढ़ा है मूमल ने। मूमल जैसे ही संदेश पढ़ी है और बेहोश होकर के नीचे गिर गई है। बेहोश होकर के नीचे गिरी है। तड़प के थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मूमल की मृत्यु हो जाती है। यह संदेश बाद में किसको पता लगता है? महेंद्र को। और इसी संदेश को बाद में महेंद्र के पास पहुंचाया जाता है कि बस ये घटनाएं हुई है। महेंद्र भी परेशान हो जाते हैं कि नहीं, ये मैंने कर क्या दिया, आखिर मैंने अपने प्यार को परखा, इसलिए तड़प तड़प करके महेंद्र की मृत्यु हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों, जीवन में अपने प्यार को कभी परखना नहीं है, आपको याद रखना है। परखने में कोई अपना नहीं होता। आजकल शायरियां भी आप इंस्टाग्राम पर आजकल देख रहे होंगे कि परखिए मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। ठीक, यही कहानी है। और ये जो महेंद्र और मूमल की जो स्टोरी है, इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी है, रचनाएं भी लिखी हैं। जब मैं आपको साहित्य पढ़ाऊंगा तो विस्तार पूर्वक सबकी चर्चाएं करूंगा। लेकिन वही जो मूमल की चर्चा मैंने करी थी, उसी मूमल के ऊपर ये कहानी लिखी है कि मूमल महिला बहुत सुंदर है। ये लोकगीत के माध्यम से बताया जाता है कि मूमल इतनी सुंदर है, इतनी उसकी पतली गर्दन है, नुकीली उसकी क्या है, नाक है, और एकदम जैसे श्रेष्ठ जो महिला मानी जाएगी उस आकार में है। इतनी गोरी है कि जब भी पानी पीती है तो उसके गर्दन में से पानी जाता हुआ दिखता है। ये राजस्थानी जो भी साहित्यकार हैं, इन्होंने इसकी सुंदरता का वर्णन किया है, कुछ गीत लिखे हैं जिन्हें हम मूमल गीत के नाम से जानते हैं। बस विद्यार्थियों, आपको बात यहां तक समझ में आ गई होगी। सिर से लेकर के और मूमल के पैरों तक का सुंदरता का पूरा वर्णन किया है, एक एक अंग का वर्णन किया है कि मृग जैसी आंखें हैं, नाक नुकीली है, सुंदर उसके होठ हैं, गर्दन सुई जैसी क्या है, गर्दन है, पतली कमर है। तो सारी विशेषताओं का जो वर्णन कर दिया गया है मूमल की, उसे मूमल लोकगीत के नाम से जाना जाता है। मूमल जैसलमेर की राजकुमारी थी। बस यही मुझे तुम्हें बताना था विद्यार्थियों। बस ये बात यदि आपके समझ में आ गई तो समझिएगा सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूमल क्या पढ़ रहे हैं? मूमल लोकगीत कहां का है मुझे बता दीजिए। जैसलमेर का। कहां का है? जैसलमेर का है। और मूमल खुद जैसलमेर की राजकुमारी थी। इस लोकगीत में मूमल का नक्श यानी नाखून से लेकर के और सिख का मतलब है सिर तक, यानी पूरे शरीर का ऊपर से नीचे तक सुंदरता का वर्णन किया जाता है। और ये बात आपको याद रखनी है कि यह क्या है, श्रृंगारिक गीत है। मूमल कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। कहां का लोकगीत है? जैसलमेर का।
एक और लोकगीत की मैं चर्चा करता हूं मरु प्रदेश का, जिसका नाम है केवड़ा। किसकी चर्चा कर देता हूं मैं? केवड़ा। केवड़ा क्या है? एक पौधे का नाम होता है। आप जब भी देखेंगे मरु प्रदेश में, केवड़ा एक पेड़ का नाम होता है। और ये क्या है? ये जो वृक्ष माना जाता है, ये प्रेम का सूचक माना जाता है, ये प्यार का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, ये जो वृक्ष है, इस केवड़ा वृक्ष को प्रेम के प्रति समर्पित करते हुए राजस्थान में जो लोकगीत गाया जाता है, इसका नाम है केवड़ा। नेक्स्ट जो लोकगीत है उसकी चर्चा करूंगा, जिसका नाम क्या है? सूपना। जिसका नाम क्या है? सूपना। सूपना का मतलब है राजस्थान में आप क्या बोलते हैं? सपना आता है मुझे, और मुझे सपना आ रहा है, मुझे स्वप्न आ रहे हैं रात को। इसका मतलब एक पत्नी है और पत्नी का पति बाहर है, उससे दूर है, और उसे सपनों में रोज पति दिख रहा है। इसलिए ब्रह गीत के माध्यम से ये जो गीत गाया जाता है मरु प्रदेश में, जिसे सूपना के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। किसके नाम से? बस आपसे तो इतना सा याद रखना है, सूपना लोकगीत है, वो मरु प्रदेश का है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मरु प्रदेश का एक लोकगीत है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है जीरा। जिसका नाम क्या है? जीरा। देखिए विद्यार्थी, जीरा फसल है। जीरा आप सभी ने देखा है, लेकिन जीरा फसल को उगाना कोई आसान नहीं है। ये एक महिला है, और एक महिला है जीरा फसल बोने के लिए मना कर रही है अपने पति से। वो कह रही है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूं कि अब की बार हमको जीरा फसल बोनी ही नहीं है खेत में। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरा फसल बोने के लिए अपने पति से मना कर रही है इस गीत के माध्यम से। जी हाँ, जीरा फसल जब भी बोई जाती है तो भयंकर इसमें मेहनत की जाती है। जीरे से आदमी परेशान हो जाता है। इस जो आम जो फसल होती है, उनसे 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है इस जीरे को बोने के लिए। इसलिए अपने प्रियतम को, अपने पति को यह संदेश दे रही है जीरा गीत गा करके एक महिला, कि अब की बार हमें जीरा नहीं बोना है। मैं परेशान हो गई हूं, इतनी मेहनत मेरे से अब नहीं होने वाली, क्योंकि आप तो बाहर हो, आप तो जॉब कर रहे हो, लेकिन अब मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, मुझे बच्चों को भी संभालना पड़ता है, समय से खाना बनाना पड़ेगा, उनको स्कूल भेजना पड़ेगा, और ये बाकी काम मैं खेती के साथ साथ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि अब की बार हमें जीरा फसल बोनी ही नहीं है। बस याद रखना है, जीरा लोकगीत है, राजस्थान के मरु प्रदेश का है। जीरा मसाला फसल है। महिला द्वारा अपने प्रियतम को जीरा फसल नहीं बोने की, ध्यान रखना, यह स्टेटमेंट पूछ लिया गया और प्रश्न पूछ लिया गया सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2023 में, और प्रश्न दे दिया, जीरा जो गीत है ये एक महिला द्वारा अपने प्रियतम को जीरा फसल बोने की सलाह देते हुए गाया जाता है। बेटा मना करता है कि जीरा की फसल नहीं बोनी जाती है, बस नहीं याद रखना है कि प्रियतम को जीरा फसल नहीं बोने की सलाह देने के लिए गाया जाता है। ठीक है, मना कर रही है कि अब की बार जीरा बोना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है किसमें? जीरे की फसल बोने में, और वो मेहनत करना नहीं चाहती है। कौन? महिला, बेचारी परेशान हो गई है। नेक्स्ट गीत है हमारा मरु प्रदेश का, जिसका नाम है ढोला मारू। जिसका नाम क्या है? ढोला मारू। और आपने देखा होगा इस ढोला मारू के नाम पर सारी चीजें चली है। ढोला मारू के नाम से होटल भी चले हैं। ढोला मारू की भी एक कहानी आपने सुनी होगी, सुनिए निकोली। ढोला मारू, ये जब कहानी आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ढोला के अधीनस्थ बोर्ड ने यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि जब ढोला और मारू की शादी हुई तो ढोला की उम्र कितनी थी? ठीक, कई एग्जाम में 2.5 वर्ष उसका आंसर मान लिया, किसी में 3 वर्ष उसका आंसर मान लिया। सबकी चर्चाएं करेंगे जब आपका मैं पढ़ाते हुए जाऊंगा, साहित्य पढ़ाऊंगा, एक एक कहानी आपको सुनाता जाऊंगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस याद रखनी है ढोला और मारू। मारू है एक मरबण प्रदेश की है, याद रखना, और नरबर है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में राजकुमार है जिसका नाम है ढोला। ढोला और इधर है मारू। मारू राजस्थान की है और ढोला है एमपी मध्य प्रदेश का। शॉर्ट में बता देता हूं, मारू है राजस्थान में जब भी अकाल पड़ता है तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग अपने जानवरों के साथ कहां पहुंच जाते हैं? इस चंबल नदी के आसपास जो बेल्ट है मध्य प्रदेश में, उसे बोला जाएगा मालवा, एमपी में। उस मालवा प्रदेश में चले जाते हैं, क्योंकि नदी के आसपास हरियाली रहेगी, और जब साल 6 महीने में जब यहां से अकाल खत्म हो जाएगा तो वापस कहां आ जाएंगे? अपने राजस्थान आ जाते हैं। बस वही एक बार की बात है कि इधर राजस्थान में अकाल पड़ता है, अकाल के साथ साथ में ही मारू और मारू की पूरी फैमिली है वो कहां चली जाती है? मालवा एमपी चली जाती है। मालवा एमपी चली जाती है। इधर मारू के जो पिताजी हैं और इनके एक मामा है मारू के, वो मारू के मामा हैं, उन मामा का एक दोस्त होता है जो नरवर है। इस नरवर है एमपी में, उस नरवर राजकुमार था, इस राजकुमार के पापा से दोनों का संबंध होता है। इधर मारू के मामा जी और नरवर जो ढोला जैसे आप बोलेंगे, इस ढोला के पिताजी दोनों आपस में मित्र थे।
दोनों ने कहा कि यार मित्रता अच्छी है, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए। उन्होंने कहा कैसे बदला जाए मुझे बताओ। बोल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर मारू के पिताजी भी वहीं बैठे थे। मारू के पिताजी कहते हैं कि मेरी एक बच्ची है। उन्होंने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरा भी तो एक बच्चा है, कोई टेंशन नहीं, लड़के लड़की हैं, क्यों ना आपस में इन दोनों की रिश्तेदारी कर दी जाए, दोनों की शादी कर दी जाए। दोनों की बात हो गई है, फिक्स कर दी है कि ठीक है इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी। बाल उम्र में दोनों की शादी करवा दी गई। वापिस में जैसे ही अकाल खत्म हुआ, मारू की फैमिली राजस्थान आ जाती है और नरवर एमपी का राजकुमार है ढोला। ढोला भी अभी कम उम्र का है, लगभग 2.5 वर्ष का है। 1.5 वर्ष की मारू है। बताइए, छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता है। जीवन समय बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन एक बार की बात है, इधर दोनों में क्या होती है, मारू के पिताजी हैं और इधर ढोला के पिताजी हैं। इन दोनों में किसी कारणों से लेकर के अनबन हो जाती है और अनबन होने के बाद अब की बार जो मारू के पिताजी हैं वो मना कर देते हैं कि हम मारू है, इस मारू को नहीं भेजेंगे। कहां पर? ढोला से, ढोला के पास, राजस्थान नहीं भेजेंगे। मामला इतना बढ़ता गया कि ढोला की शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे हैं। घर वालों तक बता दिया है ढोला के पिताजी ने कि कोई भी परिवार का, कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य इस ढोला को नहीं बताएगा कि इसकी बचपन में भी शादी करवा दी गई और इसको जो भी लड़की पसंद हो जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन ऐसा होता है, किसी कारणों से इनकी जो एक भाभी होती हैं वो बता देती हैं ढोला को कि ढोला ऐसा नहीं है, बचपन में सगाई हो चुकी थी और वो इंतजार कर रही है तुम्हारी मारू आज भी। वो मारू चाहती है कि मैं शादी करूं तो केवल और केवल ढोला से करूंगी, लेकिन वो इंतजार में है कि ढोला आएगा। लेकिन ढोला तू नालायक है रे, तू पहुंच क्यों नहीं रहा है, तुझे तो पता ही नहीं है। एक बार बाद में तू कहेगा कि भाभी बताती तो सही, इसलिए तुझे बताई है मैंने बात, आगे तू जाने और तेरा काम जाने, जल्दी से जल्दी कुछ करना है तो कर लीजिए। इधर गुस्सा हो जाते हैं ढोला। ढोला कहते हैं घर वालों से कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इनकी जो सगाई होने वाली थी, दूसरी शादी होने वाली थी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं कौन? ढोला। और ढोला आकर के मारू से विवाह करते हैं। बस ढोला और मारू की जो ये प्रेम कथा है, इसी के ऊपर ये गीत गाया जाता है जिसका नाम है ढोला मारू लोकगीत। ये प्रमुखतः यदि कोई जिला पूछा जाएगा, प्रदेश पूछा जाए तो मरु प्रदेश कर देना और एक जिला पूछा जाए तो सिरोही कर देना। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये बात याद रख ले तो विधि विधान से आपको याद रखना है। लोकगीत है मरु प्रदेश के, वो आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं करनी है। ढोला मारू लोकगीत, जिला पूछे तो सिरोही कर देना, प्रदेश पूछे तो मरु प्रदेश कर देना। आपको याद रखना है। कहानी तो मैं आपको जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो भी समझाऊंगा, यही कहानी मैं आपको कब बताऊंगा? जब साहित्य पढ़ाऊंगा तब भी मैं चर्चाएं करूंगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि 2-3 वादे देख लीजिए कि इस गीत में ढोला नरवर मध्य प्रदेश का राजकुमार था जिसकी विवाह के समय आयु कितनी वर्ष थी? 3 वर्ष थी। और मारू जो पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी, विवाह के समय इसकी आयु लगभग 1.5 वर्ष थी। बस ढोला मारू के सर्वाधिक चित्र यदि किसी शैली में बने हैं, जब शैली पढ़ाऊंगा तो वहां भी विस्तार पूर्वक बता दूंगा। सबसे ज्यादा जो चित्र बने हुए हैं जोधपुर शैली में बने हुए हैं। और ध्यान रखना, इस ढोला मारू की जो विवाह की याद में तोरण द्वार बनाया गया है वो अजमेर जिले के बघेरा गांव में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि बघेरा गांव अजमेर में ढोला मारू की विवाह की स्मृति में एक तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया है। इतना ही नहीं, ढोला मारू गीत सिरोही जिला, जिला तो मैंने आपको बता दिया, जिला पूछा जाए तो सिरोही कर देना, जाति पूछी जाए तो कौन सी कर देना? ढाडी जाति याद रखना। और आपसे प्रदेश पूछा जाए तो मरु प्रदेश कर देना कि ढोला मारू जो गीत है ये लोक गीत है, ये मरु प्रदेश का गीत है। जिला पूछे तो सिरोही कर देना। और किस जाति के साथ गाया जाता है, यानी ढाडी जाति सर्वाधिक इस लोकगीत को गाती है। और वाद्य यंत्र पूछे तो ढोल वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। इतनी बातें यदि याद रख ली जिस विद्यार्थी ने, विधि विधान से उसके लोकगीत क्या हो जाएंगे? कंप्लीट होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट चर्चा करने वाला हूं जिसका नाम क्या है? घूमर। किसकी चर्चाएं करूंगा? घूमर की चर्चाएं करूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मरु प्रदेश का ही इसे लोकगीत माना जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। किस प्रदेश का है? मरु प्रदेश का माना जाता है। इतनी बात याद रखिए। अब वैसे तो घूमर आप देखेंगे कि घूमर तो पूरे राजस्थान में ही चलता है, याद रखना। घूमर पूरे राजस्थान में चलेगा। आप कहेंगे क्या मध्य प्रदेश में चलेगा गुरुजी? अरे नहीं, घूमर तो सब जगह चलेगा। आप देखेंगे मारवाड़ में भी चलेगा, जिसे आप लूर के नाम से जानेंगे। लेकिन मुख्यतः यदि देखा जाए कि घूमर किस प्रदेश का है
तब आपको आंसर सटीकता के साथ करना पड़ेगा मरु प्रदेश का। कौन सा? मरु प्रदेश का लोकगीत है घूमर। बस इतनी सी बात याद रखिए। बाकी मारवाड़ में इसी घूमर को क्या बोल देते हैं? लूर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लूर बोल देते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो घूमर है, इस घूमर की चर्चाएं करते हैं। घूमर देखना, घूमर की चर्चाएं। अब देखो, अब बाकी चर्चाएं तो मैं विस्तार पूर्वक आपको कर दिए जाएंगे। ये घूमर है, सबसे बड़ा घूमर कहाँ रचाया गया है मुझे बताओ। आप देखेंगे अभी जयपुर में बनाया गया। तो इसकी जो विशेषताएं होंगी, अलग जो चर्चाएं होंगी, उन अलग चर्चाओं को मैं विशेष पढ़ाने वाला हूं। इतनी बात आप याद रखिए कि घूमर है केवल और केवल कहाँ का है? मरु प्रदेश का है लोकगीत है। और घूमर यदि मारवाड़ में हो रहा है उसी को क्या नाम दे देते हैं? लूर नाम दे देते हैं। ठीक है। एक आपको याद रखना है, कौन सा? घुड़ला नृत्य। एक कौन सा है? घुड़ला। कौन सा है? घुड़लेखा। ध्यान रखना किसके याद में मनाया जाएगा। अब आपको बता दिया जाए, अरे बताई जाए, कहानी स्किप की जाए, मुझे एक बात बताओ। इसकी चर्चा हिस्ट्री में भी होने वाली है। घुड़लेखा आएगा। घुड़लेखा आने के बाद जैसे ही जोधपुर में करता है, जोधपुर में आने के बाद वो क्या करता है? एक मंदिर है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में लगभग 1000 महिलाएं हैं, वो शिव पूजा कर रही होती हैं। घुड़लेखा को पता लगता है कि ऐसे ऐसे, वो महिलाओं को उठा करके ले जाता है। उठा करके ले गया, और उठा करके जैसे ही ले गया है, ये अजमेर का सेनापति था, याद रखना। इधर से अजमेर की है एक गिंदौली, इस गिंदौली को उठा करके ले आते हैं मारवाड़ वाले। और ये उठा करके जब ले आए हैं गिंदौली को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक गिंदौली बराबर 1000 महिला, ऐसा कीजिए उनको वापस कर दीजिए और गिंदौली को ले जाइए। और ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाद में यह घुड़लेखा आता है, घुड़लेखा के साथ युद्ध लड़ा जाता है और घुड़लेखा को मार दिया जाता है। घुड़लेखा की गर्दन में, ध्यान रखना, छेद कर दिए जाते हैं। इसलिए घुड़लेखा नृत्य भी किया जाएगा, ये घुड़ला गीत भी गाया जाएगा, घुड़ला नृत्य भी किया जाएगा, जिसमें मटका है, उस मटके में, छिद्रित मटके में, ध्यान रखना, एक तेल जला करके महिला क्या करेंगी? नृत्य करेंगी। आपको याद रखना है। और गीत गाया जाएगा, घुड़ला घूमेला री घूमेला। बस वही है। ये घुड़ला नृत्य भी आएगा और घुड़ला लोकगीत भी आएगा। मैं लोकगीत की चर्चा कर रहा हूं। जिला पूछे तो जोधपुर कर देना भैया। कौन सा? यह है जोधपुर जिले का लोकगीत है। बस याद रखना, चैत्र मास में पहले महीने में ही गाया जाता है और लड़कियों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला गीत है घुड़ला लोकगीत। आगे घुड़ला लोक नृत्य भी आएगा, विस्तार पूर्वक पूरी कहानी आपको सुनाई जाएगी। कोई टेंशन चिंता करने की वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा लोकगीत है जिसका नाम है शूपना। जिसका नाम क्या है? शूपना। शूपना मतलब सपना। और राजस्थान की महिलाओं को सपना आया है। क्या सपना आया है? कि 3-4 दिन से काम कर रही हूं, जब भी मैसेज करती हूं उधर भाई साहब का कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई आजकल मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब परेशान हो गई है। विरह गीत है, पत्नी द्वारा अपने पति की याद में गाया जा रहा है। कौन सा? शूपना गीत है। बस याद रखना, मरु प्रदेश का क्या है? एक लोकगीत है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे गौड़वाड़ क्षेत्र की। किसकी चर्चाएं करेंगे हम? गौड़वाड़ प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, उनकी चर्चाएं हम करने वाले हैं विद्यार्थियों। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, इस ऐप को चलाने में किसी तरह की कोई समस्या आपको आ रही है, तो विद्यार्थियों आप मेरा निजी संपर्क सूत्र लिख लीजिएगा 7014495956 7014495956। इस पर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को नहीं डालें। आपको केवल इस ऐप से संबंधित, इस कोर्स से संबंधित या आपको पढ़ाई से संबंधित यदि कोई समस्या आ रही है, आपको किसी भी एग्जाम को लेकर के कोई समस्या है, तो आप उसका मैसेज डाल दें। हमारी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा जल्द ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। 3 उम्मीदें आपसे जीवन में हैं, बस 3 यही उम्मीद हैं। एक तो आप लगातार कोर्स का आनंद ले रहे होंगे, लगातार पूरी क्लासेज ले रहे होंगे। दूसरी बात यह है, आप लगातार अपने नोट्स बना रहे होंगे। और तीसरी बात, क्लासेज यदि अच्छा लगे, हमारा कोर्स यदि आपको अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस कोर्स के बारे में जरूर बताएं। उन्हें कहें कि बिना किसी आपका टाइम पास करे, एकदम जुनून के साथ, और कोई राजस्थान की ऐसी कोचिंग नहीं है जिसकी तुलना हमसे हो सके। याद रखना, क्योंकि हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी समर्पण के साथ आपको तैयारी करवा रहे हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। तो याद रखना है, आपके दोस्तों को, मित्रों को, सखा बंधु जितने रिश्तेदार हैं, सबको आपको बता देना है कि ये कोर्स है और इसमें हमारी इस कोर्स से संबंधित क्लासेज ये चल रही हैं। बस ये 3 अपेक्षाएं आपसे की जा रही हैं।
अब आगे आपकी मर्जी है। चलो गोडवाड़ प्रदेश के लोकगीतों की हम चर्चाएं करेंगे। गोडवाड़ प्रदेश के लोकगीतों में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा? मोरिया लोकगीत। कौन सा है? मोरिया लोकगीत है। अरे मोरिया लोकगीत है। इस मोरिया लोकगीत में आखिर कहा क्या जा रहा है, जरा ये बात आपको याद रखनी है। इस मोरिया लोकगीत में ऐसा हुआ है कि राजस्थान की एक लड़की है और उस लड़की का क्या हो गई है? सगाई करवा दी गई है। कोई बात नहीं, सगाई करवा दी गुरुजी, ये तो अच्छी बात है। फिर ये गीत क्यों गा रही है? अरे गीत गा रही है बहन जी को दिक्कत आ रही है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है सगाई हुए, और वो कह रही है कि पिताजी से डायरेक्ट कैसे कहूं और घर वालों से कैसे कहूं रे कि सगाई हो तो गई है लेकिन शादी करवाओ रे। इस गीत के माध्यम से, मोरिया गीत के माध्यम से एक लड़की अपने घर वालों को यह संदेश दे रही है कि अब मेरी सगाई हो गई लेकिन देरी मत कीजिए शादी में, जल्दी करो रे भैया। बस यही वाली बात है कि मोरिया गीत है। यह गीत सगाई के पश्चात विवाह में हो रही देरी का संदेश दे रही है कि जल्दी कीजिए, अब इंतजार नहीं होता है, मैं भी परेशान हो गई हूं यहां रह करके, मुझे तो पिया घर जाना है। बस यही संदेश दे रही है मोरिया गीत के माध्यम से। मोरिया गीत गोडवाड़ क्षेत्र का है। बरसात आगमन का संदेश भी इसमें दिया जाता है कि अब तो बरसात भी आ गई, पिछली बरसात में सगाई करी रहे, अब दूसरी बरसात का समय आ गया है, अब तुरंत मुझे शादी कर दीजिए। भूल कैसे गए? कहीं तुम सगाई करने के बाद ये तो नहीं सोच गए कि काम कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ रे, 50% काम हुआ है, खर्चा पूरा बाकी है। अब बरसात भी आ गई है, बरसात आगमन का संदेश दे दिया और साथ में कह दिया कि सगाई में भी देरी हो रही है, जल्दी से क्या कर दीजिए, शादी करवा दीजिए। मोरिया लोकगीत गोडवाड़ प्रदेश में गाया जा रहा है। नेक्स्ट यदि मैं चर्चा करता हूं लावणी, किसकी चर्चा कर रहा हूं? लावणी। अब लावणी आप देखेंगे, देखिए जब भी आप जाएंगे पूर्वी राजस्थान की तरफ तो ये समस्या है, ये टेक्निकल वर्ड है। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया कि लावणी है, और लावणी है और पहले ही ऑप्शन में दिया गया, और पहले ऑप्शन में ये दे दिया गया कि फसल कटते समय मजदूरों द्वारा मजदूरी करवाना लावणी कहलाता है, और पूर्वी राजस्थान में ये सटीक बैठता है। जब भी फसल कटती है तो पूर्वी राजस्थान वाले लोग इसे लावणी बोलते हैं, जबकि उसका अर्थ यह नहीं है। राजस्थानी लोकगीतों में लावणी का अर्थ होता है बुलावा देना। लावणी का अर्थ क्या है? बुलावा देना। अब इस लावणी में याद रखना है आपको कि एक पति है, एक हीरो है, एक नायक है, और वो नायक क्या कर रहा है? अपनी नायिका को बुलाना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि आप आइए। आप पीहर जाकर के बैठ गई है। अब आपको वहीं नहीं रुकना है, आपको आना है, और आने के लिए वो लावणिया गीत गा रही है, याद रखना। तो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति संबंधित जो लावणिया गीत गाई जाएंगी, इन्हें हम राजस्थान के लोक गीतों के नाम से जान जाता है। और ये कौन से हैं? गोडवाड़ प्रदेश का है, आपको याद रखना। तो नायिका द्वारा नायक को बुलाने के लिए जो संदेश के रूप में जो गीत गाए जाएंगे उन्हें हम लावणी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, नायक द्वारा नायिका को नहीं है, यहां पर थोड़ा सा इसको सही कर लेना। नायिका द्वारा नायक कर लीजिए इसको। नायिका द्वारा नायक को बुलाने के लिए जो गीत गाए जाएंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे? लावणी गीत। और ये लावणी गीत हैं, ये किस क्षेत्र के हैं? गोडवाड़ प्रदेश का है, याद रखना। एक आपको याद रखना है, एक प्रमुख गीत है गोडवाड़ प्रदेश का जिसका नाम है कलाल। कौन सा है? अब आपने एक गीत तो सुना होगा, ढक्कन खोल दे कलाड़ी मारो बोतल को। इसका मतलब ये गीत गाया जा रहा है कि ढक्कन खोल दे कलाड़ी मारा बोतल का। इसका मतलब कलाड़ी होते कौन है रे? शराब बनाने का काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? जो शराब निकालता है या शराब बेचता है, उस व्यक्ति को कलाल बोला जाता है। और इस पर राजस्थान में कई सारे गीत बने हैं, और बस वही कलाल है। इसी के ऊपर इसमें सवाल और जवाब हैं। इसमें पूछा जाता है कि कलाड़ी अब की बार ऐसी शराब बनाना कि मेरे पति हैं, जितना कमा करके ले आए उस सारी कमाई का लगभग 80% मेरे ऊपर खर्चा करें। हे कलाड़ी, ऐसी ढक्कन खोलना रे अब की बार कि मेरा जो ससुर है सीधा सादा रहे, चुपचाप रहे, कह दे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रे, घूमने जाइए, मेरी सास शांत बैठी रहे, चुपचाप बैठी रहे, वो कहे कि कितनी अच्छी बहू
बहू है रे, कलाड़ी ढंग से ढक्कन खोलना, सारी चर्चाएं हो रही हैं वो इस कलाल नामक लोकगीत में की जा रही हैं। तो कलाल शराब निकालने और बेचने वाले व्यक्ति को बोला जाएगा। सवाल जवाब के रूप में चर्चा हो रही है और प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को बुलाने के लिए जो गीत गाया जा रहा है श्रृंगारिक लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है कलाल, जो कि गोडवाड़ प्रदेश का क्या है, एक लोक गीत है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लोकगीत की मैं चर्चा कर रहा हूं जो गोडवाड़ प्रदेश का है, जिसका नाम है दारूड़ी। कौन सा है? दारूड़ी। अब दारूड़ी आपको याद रखना है, ये जो दारूड़ी लोकगीत है ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है विद्यार्थियों, याद रखना। और दारूड़ी जब भी आप पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तो आप देखना अलग अलग कल्चर है, कई कई जगह तो आपको अफीम परोसी जाएगी। जी हाँ, जब भी राजस्थान के थर्ड ग्रेड शिक्षकों के बारे में तो ये कथन कहा जाता है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक जो भी हमारे बनते हैं नए नए, और उनका जब इधर सिरोही के आसपास आप जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान के आसपास जब इनकी ड्यूटी लगती है तो लगने के बाद यदि इन्होंने वहां 5 साल 10 साल तक यदि इन्होंने जॉब कर ली है और घर वालों को ये जॉब करने के बाद भी न 1 रुपये अपने पास रखते हैं, बचा पाते हैं, और न घर वालों को भेज पाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर है, वहां की बारातों का स्वागत किया जाता है अफीम परोस के। और यहां से जाते हैं भाई साहब नए नए यार दोस्त तो मिल ही जाएंगे, ढंग के तो बन ही जाएंगे उधर के। अब उनको लिए तो वो नॉर्मल बात है, जाएंगे कहेंगे कि यार ऐसे थोड़ी होता है, लो ले लीजिए हल्की सी, एक आध बारात में ले गए, वहां भी अफीम परोस दी गई। वहां जाने के बाद भाई साहबों ने शौक शौक में लिया है, पीछे आदत लग गई है, आदत लगने के बाद हिसाब बराबर हो गया। आज तक भी वो बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए राजस्थान में कई सारे शिक्षक बनते थर्ड ग्रेड, उनको उधर तो भेजा ही नहीं जाता, बोल उसके बजाय तो यहीं सही है, कुछ तो कमा के देगा, वहां तो बर्बाद और हो जाएगा। ठीक है, बस वही है, दारूड़ी है, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। शराब परोसते समय महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे दारूड़ी के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? दारूड़ी लोकगीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चर्चा कर लेता हूं पपैया की। नेक्स्ट हमारा लोकगीत है गोडवाड़ प्रदेश का, जिसका नाम है विद्यार्थियों पपैया। कौन सा लोकगीत है? पपैया। अब देखिए, पपैया लोकगीत की मैं बात कर लेता हूं। अब इस पपैया लोकगीत में क्या है जरा आप ये सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है गोडवाड़ प्रदेश का है। किस प्रदेश का है? गोडवाड़ प्रदेश का है, आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, एक युवक है जिसकी क्या हो गई है, शादी हो गई है। एक युवक की शादी हो गई है और एक जो कन्या है वो अभी अविवाहित है। अब वो अविवाहित कन्या है, वो उस विवाहित पुरुष से, वो जैसे ही विवाहित पुरुष को देख रही है, लेकिन आपको याद रखना है वो चाहती है कि उसको पुरुष पसंद आ गया है, लेकिन करे क्या? भाई साहब ने जाकर के, इस लेडीज ने जाकर के प्रपोज कर दिया है, क्या आप मुझे अच्छे लगते हो, विल यू मैरी मी? और इधर ये कह रही है कि आई एम सो सॉरी, करिएगा आप करिएगा। एक एक मिनट के बाद चलो ठीक है, वो कहती हैं कि नहीं, विल यू मैरी मी? वो कहते हैं नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। अविवाहित कन्या है, वो प्रपोज कर रही है विवाहित पुरुष को, लेकिन पुरुष भाई साहब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले एक से हो गई थी शादी, उसी से परेशान हो। बस पत्नी व्रता होने का यदि परिचय दे रहा है कोई पति तो इस पपैया गीत में दे रहा है, आपको याद रखना। राजस्थान में ऐसे बहुत कम आपको चीजें, पूरे भारत में आपको ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलेंगे जो हमारे राजस्थान के लोकगीतों में मिलते हैं। यहां पति है और वो पति कह रहा है कि नहीं भाई, एक से ही परेशान हो, वो पत्नी व्रता होने का संदेश दे रहा है, तो पपैया लोकगीत के माध्यम से दे रहा है। यह गोडवाड़ प्रदेश का एक लोकगीत है।